लेट्स क्लास स्टार्ट। तो आज की हमारी क्लास होगी बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, है ना। तो इसमें हमने इससे पहले की क्लास में खास करके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में डिटेल से पढ़ा था। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आखिर है क्या, इसको डिटेल में हमने समझा भी था। आज हम लोग उसके ही नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे, जो है हमारा है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास का सिद्धांत क्या है। एक थोड़ा सा एक नज़र हम पीछे वाले टॉपिक पे डालते हैं, सिर्फ रिवाइज के तौर पे 2-3 मिनट में। सबसे पहले हमने पढ़ा था ग्रोथ होता क्या, डेवलपमेंट क्या होता है। तो हमने एक समझने के लिए बताया था कि ग्रोथ जो होता है वो डेवलपमेंट का एक छोटा पार्ट होता है, एक छोटी इकाई है। और डेवलपमेंट एक बड़े मतलब उसका एक बड़ा एस्पेक्ट है, बड़े एस्पेक्ट में देखते हैं। तो डेवलपमेंट जो होता है हमेशा क्वालिटी को शो करता है, और जो ग्रोथ होता है वो क्वांटिटी को शो करता है। ये दो कीवर्ड ध्यान रखना है ना। क्वांटिटी मतलब ग्रोथ और क्वालिटी मतलब ये डेवलपमेंट। तो इसमें बहुत सारा और पॉइंट है, लेकिन समझने के लिए यही ध्यान रखना है कि ग्रोथ को हम मेजरमेंट कर सकते हैं और डेवलपमेंट को मेजरमेंट नहीं कर सकते। इसमें क्वालिटी की बात होती है, इसलिए मेजरमेंट नहीं कर पाते हैं। फिर हमने आगे ये भी पढ़ा था कि जो हमारा जो डेवलपमेंट होता है वो कई एस्पेक्ट में होता है। फिजिकल होता है, कॉग्निटिव होता है, सोशल होता है और इमोशनल होता है। तो फिजिकल में शरीर डेवलप होता है, कॉग्निटिव में हमारा दिमाग डेवलप होता है, सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है, और सोशल में हमारा सामाजिक समझ बढ़ता है, और इमोशनल में हमारा फीलिंग जो होता है समाज के प्रति, लोगों के प्रति, वो सब डेवलप होता है। तो एक तरह से जब इतने एस्पेक्ट की बात हो रही है, अपने आप समझ में आ जाता है कि जो डेवलपमेंट है वो एक ब्रॉड टर्म है ना। पूछेगा कि डेवलपमेंट इज ए ब्रॉड टर्म या नैरो टर्म, तो ये ब्रॉड टर्म है, इसमें बहुत सारी बातें आती है। और ग्रोथ में बहुत सारी बातें नहीं आती, क्योंकि वो छोटी इकाई है। उसमें हाइट की बात करते हैं, वेट की बात करते हैं, साइज और शेप की बात करते हैं, इसीलिए ग्रोथ डेवलपमेंट से छोटा होता है। आगे हमने ये भी डिस्कस करा था कि आखिर ये जो डेवलपमेंट होता है उसमें 2-3 पार्ट आते हैं। एक मोटर डेवलपमेंट हमने पढ़ा था, जो कि हमारे शरीर के गति पक्ष से संबंधित होता है। उसमें हमने 2 पॉइंट पढ़ा था, ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल। रिवाइज में कुछ याद आ रहा है? ये सब हमने पढ़ा था। ग्रॉस में होता है कि हमारी बड़ी में मसल्स डेवलप होती है, यानी कि जो आर्म की मसल्स है। और एक मिनट, मकरा कहाँ से आ गया? ठीक है। तो जो जो बड़ी मसल्स होती है वो डेवलप होती है। और जो फाइन मोटर स्किल जो होता है उसमें हमारे बॉडी की जो छोटी मसल्स होती है, हाथ की मसल्स, आंखों की मांसपेशी, ये सब डेवलप होती है। ठीक है। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट का अर्थ होता है कि संज्ञानात्मक, हिंदी में बोलते हैं, ये हमारी मानसिक क्षमताओं को दर्शाता है, और मानसिक क्षमताओं के विकसित होने से है। इसका संज्ञान का अर्थ होता है दिमाग, बौद्धिक क्षमताओं का विकास, एक लाइन में ध्यान रखना है ना। और फिर हमने ये भी पढ़ा था, शायद लास्ट क्लास में थोड़ा सा मिस में किया था, या शायद बताया भी था, हाँ बताया था, कि हमारे ब्रेन में, सुन रहे हैं सभी ना? यस। हमारे ब्रेन में 2 पार्ट होता है, एक होता है लेफ्ट ब्रेन और एक होता है राइट ब्रेन। तो लेफ्ट ब्रेन जो हमारा होता है, बायां हाथ याद रखना है समझने के लिए। गौतम जी सुन रहे हैं? हाँ सुन रहे। हाँ, जो हमारा लेफ्ट ब्रेन है, जैसे बायां हाथ हमारा है, तो जो बीच से अगर हम नाक के बीचे बीच उसको लेफ्ट राइट में डिवाइड करें, तो जो लेफ्ट साइड का ब्रेन है वो हमारा लॉजिकल डेवलपमेंट होता है, लॉजिकल पार्ट उसमें होता है। जैसे साइंस जो हम सीखते हैं, मैथ सीखते हैं, लैंग्वेज सीखते हैं, ये हमारे लेफ्ट ब्रेन से हम सीखते हैं। जो राइट ब्रेन होता है वो क्रिएटिविटी वाला होता है, उसमें रचनात्मक पक्ष होता है। ड्राइंग जो बच्चा करता है, म्यूजिक में इंटरेस्ट होता है, डांस में इंटरेस्ट होता है, ये सब राइट डेवलपमेंट से, राइट ब्रेन से डेवलप होता है। इसीलिए बोला जाता है कि बच्चों का राइट और लेफ्ट दोनों डेवलप जब होता है तो उसका माइंड काफ़ी तेज होता है। हमने आगे ये पढ़ा था कि सोशल डेवलपमेंट में वही होता है कि खास करके बच्चा जो कई शर्मिला होता है, कुछ बच्चा होता है कि बहुत ज़्यादा अकेला रहना पसंद करता है, क्योंकि उसका जो है ना कि सोशल डेवलपमेंट कम हुआ है। ठीक है। इमोशन डेवलपमेंट के बारे में ऐसा कुछ बात नहीं है। एक थिंकर का नाम है रैप्स, एक थिंकर है रैप्स। वो कहते हैं कि जो संवेग, सॉरी, ये जो हमारा भावना होता है, भावना जो होता है हमारे अंदर रंग भरती है, इमोशन कलर्स आवर लाइफ। तो ये सब पूछ पूछ सकता है, थिंकर का नाम ऐसे ही एक लाइन में। ठीक है। ये सब हमने पढ़ लिया था। आगे हमने अंतर भी देख लिया कि जो ग्रोथ होता है वो शारीरिक परिवर्तन से संबंधित होता है, और जो डेवलपमेंट होता है हमारा मानसिक, सामाजिक, ये सब होता है। ठीक है। उसके बाद हमने स्टेज ऑफ डेवलपमेंट पढ़ा था कि आखिर विकास के कौन कौन से चरण होते हैं। उसमें हमने चार चार स्टेज पढ़ा था। पहला पढ़ा था इन्फेंसी, यानी शैशवावस्था, जो 0 से 2 साल का होता है।
दूसरा होता है अर्ली चाइल्डहुड यानी कि 2 से 6 साल। तीसरा होता है लेटर चाइल्डहुड यानी कि 6 से 12 साल। और चौथा होता है एडोलेसेंस 12 से 18 साल। इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ आपको ध्यान रखना है जो हमने पढ़ाया था कि 4 स्टेज होता है। पहला बोलिए मेरे साथ, क्या होता है? इन्फेंसी। क्या होता है? इन्फेंसी यानी शैशवावस्था 0 से 2 साल। दूसरा होता है अर्ली चाइल्डहुड। क्या होता है? अर्ली। अर्ली चाइल्ड, तीसरा लेटर। लेटर चाइल्ड, हाँ, और चौथा एडोलेसेंस। ठीक है, ठीक है। तो मेन ध्यान ये रखना है कि शैशवावस्था में जो होता है सबसे तेज विकास होता है और 80% ब्रेन जो डेवलप होता है 2 साल में हो जाता है। और 5 साल तक आते आते बच्चे का 90% ब्रेन डेवलप हो जाता है। और इसमें काफ़ी तेज गति से सब कुछ होता है और बच्चा सेंस के माध्यम से सीखता है। और अर्ली चाइल्डहुड को बोलते हैं टॉय एज। क्या बोलते हैं? टॉय एज। टॉय एज या प्ले एज। और उसके बाद लेटर चाइल्डहुड को बोलते हैं गैंग एज। आपसे क्वेश्चन पूछेगा गैंग एज, मतलब गैंग एज में कौन सा वो जो होता है स्टेज होता है बच्चों के डेवलपमेंट का, वो होगा लेटर चाइल्डहुड। क्या होगा? लेटर चाइल्डहुड। ठीक है। अच्छा, इसी में क्या होता है कि बच्चा जो होता है काफ़ी ज़्यादा गैंग बना के आपस में वो कई बार खेलता भी है, झगड़े भी करता है। जिनका ज़्यादा हल्ला होगा, कुछ भी प्रॉब्लम होगा, म्यूट कर देंगे। ठीक है। और लास्ट में हमने बताया था एडोलेसेंस, है ना? एडोलेसेंस में होता है परिवर्तन का काल इसे बोलते हैं, और फिर संक्रमण काल ही बोलते हैं इसको। तो इसमें बहुत सारा ज़्यादा बच्चे में क्या होता है, स्ट्रेस होता है, स्टॉर्म होता है ना? इमोशनल स्टेबिलिटी कम होती है। ये सब हमने डिस्कस किया था, ये सब एक ऐसे रिवाइज किया। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आज से हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, आप शुरू करें आगे। हाँ, ये रिवाइज कर दे ताकि दिमाग में कुछ कुछ आ जाए, पहला वाला जो कुछ पढ़ाए थे। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट क्या है, यानी कि विकास के सिद्धांत क्या होते हैं। सिद्धांत में क्या होता है, कुछ कुछ पॉइंट याद रखना है, कई बार क्वेश्चन में आएगा ना, ये वर्ड आएगा। तो डेवलपमेंट जो होता है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? कंटिन्यूअस। ये लगातार होता रहता है, ऐसा नहीं कि आज डेवलपमेंट हुआ कल रुक जाएगा। लेकिन ग्रोथ क्या होता है, एक समय के बाद रुक जाता है। जैसे मान लो हमारा वेट है, वेट का था, हमारा मान लो हाइट है, एक समय के बाद रुक गया ना, ऐसा बात थोड़ी कि हम बढ़ते हैं, लगातार नहीं बढ़ रहे हैं ना। लेकिन जो हमारे अंदर विकास हो रहा है, सामाजिक विकास, मानसिक विकास, मेच्योरिटी, हम लगातार मतलब अपने आप को मेच्योर बनाते हैं। तो ये सब क्या है, लगातार हो रहा है ना, इसलिए कहते हैं ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। दूसरा है कि डेवलपमेंट जो होता है सीक्वेंशियल ऑर्डर में होता है। कैसे होता है, इसका मतलब क्या हुआ बताइए कोई? सीक्वेंशियल ऑर्डर मतलब सीक्वेंशियल और ऑर्डरली, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब क्रमबद्ध के हिसाब से, मतलब एक कंटिन्यूअस जो होता है ना, एक स्टेप बाय स्टेप बढ़ना। हाँ, स्टेप बाय स्टेप होगा। यानी कि पहले मान लो बचपन होता है, फिर जाके युवावस्था आता है, फिर जाके हम थोड़ा और एडल्ट होते हैं। तो इस तरह से हर स्टेज में एक अलग अलग डेवलपमेंट हमारे माइंड का, सोसाइटी का, ये सब जो होता है सोशल डेवलपमेंट होता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट है रेट्स ऑफ डेवलपमेंट वेरीज पर्सन टू पर्सन। यही ऑप्शन क्वेश्चन में आएगा। जो रेट्स ऑफ डेवलपमेंट होता है वो जो वेरीज करता है पर्सन टू पर्सन, यानी कि हर व्यक्ति में मतलब अलग अलग तरह का विकास होगा। जरूरी नहीं है कि जो विकास मेरे अंदर है, जिस तरह का विकास वही विकास आपके अंदर भी हो, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि आपकी परवरिश हमसे अलग हुई है और होती ही है, तो इसी कारण से वो भिन्नता दिखती है। इसलिए क्वेश्चन में आएगा कि रेट ऑफ डेवलपमेंट इज सेम, है ना, इन ऑल द पर्सन। तो ऐसा नहीं है, मतलब सभी लोगों में रेट ऑफ डेवलपमेंट अलग अलग होता है। नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। ये भी क्वेश्चन आता है, इसको स्टार में लगा लीजिए, याद रखिए दोनों को। जनरल टू स्पेसिफिक होता है, यानी कि सामान्य से विशिष्ट की तरफ होता है। सामान्य से विशिष्ट कहने का अर्थ ये हो गया कि विकास जो होता है ना, पहले छोटे स्तर पर होता है, फिर जाके बड़े स्तर पर होता है, यानी कि वो धीरे 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 जनरल से क्या होता है, स्पेसिफिक होता जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज ए प्रोडक्ट ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ये पूछेगा। ऊपर में 4 पॉइंट था सिर्फ डेवलपमेंट के बारे में था, अब जो 5वां पॉइंट है 1 2 3 4 5, हाँ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों इसमें ऐड है। जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है, यह प्रोडक्ट होता है ऑफ, यानी कि ये उत्पाद करता है, उसका बाय प्रोडक्ट हुआ हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, दोनों के मिलकर क्या होता है, हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। तो क्वेश्चन यही पूछेगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज ए प्रोडक्ट ऑफ ओनली हेरिडिटी, नोट हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट दोनों। ठीक है, क्या क्या होगा, हेरिडिटी और
इन्वायरमेंट, और एनवायरमेंट। ठीक है। दूसरा डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल। अच्छा, ये भी क्वेश्चन पूछा, यही वर्ड रहेगा, हिंदी में कहेगा पूर्वानुमान। यदि विकास का हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं, मान लो कि हमने मतलब कुछ ऐसा मतलब अपने अंदर डेवलप किया है, और मान लो स्पीकिंग स्किल है या फिर सोशल स्किल है, तो हम अनुमान नहीं लगा लेते हैं ना, कि जैसे कहावत भी कहा जाता है, मतलब कि बचपन में वीर वीरवान पूत के हो चिकने पात, ऐसा कुछ कहा जाता है, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है। उसका मतलब कहने का अर्थ क्या होता है बचपन में, किसी को याद आ रहा है? वही कहा जाता है ना, मतलब वही कि होनहार, हाँ होनहार पूत के हो चिकने पात, ऐसा कुछ कहा जाता है। उसका मतलब ये होता है, वही मतलब उसका अर्थ हुआ कि लोग अनुमान लगा लेता है ना, कि ये अच्छा मतलब फ्यूचर में इसका पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक है तो अच्छा करेगा। जैसे मान लो कोई नेता बनता है, तो क्यों कोई कहता है इसमें नेता वाला क्वालिटी है, ये क्यों कहता है? वो अनुमान लगा रहा है ना कि अच्छा इसके अंदर ये क्वालिटी है, इसका मतलब नेता बन सकता है, या ऐसा कुछ बन सकता है, हीरो बन सकता है, या कोई कलाकार बन सकता है। इसीलिए क्वेश्चन आपसे पूछेगा, डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल और नॉट, क्या प्रिडिक्टेबल होगा कि नहीं होगा? होगा। ठीक है। होगा। अच्छा, देर इज ए कॉन्स्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन ऑल फैक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि जितना भी फैक्टर होता है डेवलपमेंट का, इस सब में आपस में इंटरेक्शन होता रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा सामाजिक पक्ष विकास कर रहा है, तो हमारा जो इमोशनल पक्ष होता है वो भी इससे जुड़ा होता है। क्यों? क्योंकि समाज में हम रहते हैं, मान लो समाज में हम किसी से बातचीत कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, तो व्यवहार जब करेंगे तो अगर हमारा इमोशनली हम कमजोर हैं, फिर भी वो दिखता है कि अरे इसका इमोशन थोड़ा कमजोर है, ये ज़्यादा इमोशन नहीं होता है, ये थोड़ा अजीब टाइप का इंसान है, दिखता है ना। इस इसका कहने का मतलब यही है, इंटरेक्शन का मतलब ये नहीं कि बातचीत करेगा, वो सब वो एक तरह से जुड़ा होता है, इंटरेक्शन में होता है। और सामाजिक पक्ष डेवलप हुआ है तो इमोशनल पक्ष नहीं हो पाया, तो वो दिखेगा भी अच्छा ये इमोशनल नहीं है। इमोशनल पक्ष हुआ, अगर कॉग्निटिव नहीं हुआ तो वो भी दिखता है, देखो ना थोड़ा भोंदू टाइप का वो बात करता है, थोड़ा अजीब टाइप का करता है, हम लोग बोलते हैं ना, तो उसका मतलब यही हुआ जो लिखा हुआ है, इंटरेक्शन बिटवीन ऑल फैक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, समझ में आया ये पॉइंट? जो पॉइंट समझ में नहीं आएगा पूछना है कि इसको थोड़ा डिटेल से एक्सप्लेन कीजिए, हम अलग तरीके से कर सकते हैं। अब है ऑल टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड, यही भी क्वेश्चन आएगा, यही कीवर्ड सब एग्जाम में रहेगा। इंटर रिलेटेड, इंटरेक्शन बिटवीन ऑल फैक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट, प्रिडिक्टेबल, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, प्रोडक्ट ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक, पर्सन वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, सिक्वेंशियल डेवलपमेंट, कंटिन्यूअस। यही यही वर्ड याद रखना है, कहीं पर लिख लिख बार बार प्रैक्टिस करना है इसी को। ठीक, ऐसे भी ये समझ गए तो ये बात बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन होता है, इसमें ये नहीं पूछेगा ज़्यादा, लेकिन इसमें थोड़ा समझने के लिए है। सेफालोकॉर्टिकल एक टर्म है, इसको लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं, और एक बोलते हैं इसको प्रैक्सिमोडिस्टल। तो इसमें जो हेड टू टू है ना, तो ये सर से जो होता है पैर की तरफ हमारा विकास होता है, इसको सेफेलोकॉर्डल बोलते हैं ना। लॉन्गिट्यूडनल ध्यान रखना है कि जैसे मेरा सर डेवलप होगा, मेन तो माइंड ही है ना, माइंड डेवलप होगा तो और सब बॉडी का पार्ट्स जो होता है नीचे की तरफ डेवलप होता है। अच्छा, ये जो होता है समीप पर थोड़ा, इसका मतलब हो गया सेंटर से पेरिफेरी, यानी कि जो विकास होता है, कहने का अर्थ यह है वो सेंटर से पेरिफेरी होता है। यानी कि मान लो कि हमारे शरीर का कोई एक पार्ट है, ब्रेन है, तो ब्रेन को अगर हम सेंटर में माने तो इसके पेरिफेरी में क्या आ जाएगा, हमारा पूरा बॉडी पार्ट आ जाएगा। या मान लो कि हमारे अंदर कोई ऐसा गुण है और वो डेवलप हो गया, तो उसी के इर्द गिर्द होगा और सारा डेवलपमेंट होगा। इसलिए कहा जाता है सेंटर टू पेरिफेरी, यानी कोई एक ऐसा गुण रहेगा जो वो डेवलप होगा, उसके बाद फिर बाद में उसी के आसपास सब डेवलप होता है। आगे बढ़ते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है? इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब ये बताया जाता है कि हमारी दुनिया में ना जितनी भी प्रजातियां हैं, सभी में एक डिफरेंस पाया जाता है, सभी बराबर नहीं होते हैं। इसीलिए उदाहरण के लिए दो बंदर का जो मतलब उदाहरण दिया है, वो बंदर भी एक जैसा नहीं दिखता है। क्वेश्चन इससे उससे कुछ नहीं आएगा, क्वेश्चन ये आएगा, ये समझाने के लिए है कि इंडिविजुअल डिफरेंस जो होता है ये एक तरह से कॉमन होता है, अक्रॉस ऑल स्पीशीज होता है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि व्यक्तिगत भिन्नताएं, सीडीपी में क्वेश्चन ये पूछेगा कि व्यक्तिगत भिन्नताएं क्या ये मतलब एक निगेटिव है या पॉजिटिव? ये पॉजिटिव टर्म है, यानी कि भिन्नता है उतना ज्यादा और रिसोर्स है मतलब हमारे देश के लिए। ठीक है, आगे पॉइंट ये कहता है कि वेरिएशन ऑफ कलर्स एंड हेबिलिटी टू नेचर, ये हमारे मतलब नेचर में क्या करता है, वेरिएशन लाता है
और हमारे नेचर को और खूबसूरत बनाता है। वेरिएबिलिटी इज ए फैक्ट ऑफ नेचर एंड इंडिविजुअल आर नो एक्सेप्शन टू दिस। तो एक नेचर का एक तरह से वेरिएबिलिटी होता है कि अलग अलग चीजें होती है तो खूबसूरत दिखती है, इसीलिए इसको उसी से जोड़कर देखा गया है। इसमें कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, ये ध्यान ये रखना है। जैसे कि वही बोला शरीर के बारे में, हाइट है, वेट है, स्ट्रेंथ है ना। क्वेश्चन ये पूछेगा, दे मे बी इंटेलिजेंट, डल, डोमिनेंट और सबमिसिव, क्रिएटिव, ये वो, विथड्रॉन। तो ये सब जो मान लो बच्चा कोई जो होता है ना क्लास में बहुत तेज होता है, कोई डल होता है, कोई डोमिनेंट होता है, कोई सबमिसिव होता है, तो ये सब बुरी बात नहीं है। ये उसका क्या है, ये उसका एक तरह से इंडिविजुअल डिफरेंस है जो हमें एक तरह से डाइवर्सिटी को स्वीकार करना सिखाता है। जो विविधता क्लासरूम में होती है उसके लिए इस बात को समझाया गया है। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि बेसिस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत भिन्नताओं का आधार क्या होता है, कैसे भिन्न होता है। तो पहला वाला कोई इंटेलिजेंस हो सकता है, बुद्धि के बल पे कोई आधार अलग हो सकता है। दूसरा किसी का इंटरेस्ट मान लो फुटबॉल में, किसी का क्रिकेट में, किसी का वॉलीबॉल में, इससे भी अलग हो सकता है। वैल्यूज से भी अलग हो सकता है। मान लो कोई, मान लो वैल्यूज, वैल्यू का अर्थ यहाँ ये क्या हुआ, वैल्यू का अर्थ बताइए कोई क्या हुआ इसका। वैल्यू का अर्थ क्या समझ रहे हैं? 3 नंबर, वैल्यू मीन्स मूल्य, मतलब मूल्य में समझ में आ रहा है किसी को? हेलो, नहीं, बिल्कुल नींद आ रहा है? इसमें समझ नहीं आ रहा है मुझे। पूछेंगे ना, वही बोल रहे हैं। और 2 स्टूडेंट साइलेंट हैं। मुझे याद है बट मेरे दिमाग से निकल रहा है। हाँ तो बोलेगा नहीं, बताइए बताइए ना फिर से। क्या वैल्यू, वैल्यू का अर्थ क्या है? तुम्हारा वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू है? नहीं नहीं, जैसे क्या? कि किसी का कोई चीज यानी कि अगर उसको अगर बाहरी कोई नॉलेज है तो हो सकता है उसके बारे में उसका वो नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम लोग को पता है, सिर्फ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। उसमें ये है ना, वैल्यू का मतलब ये होता है, मूल्य का अर्थ होता है समाज से। और समाज में हर समाज के लोगों का मूल्य अलग अलग होता है, यानी कि हम किस आधार पे जीवन जीते हैं और उसके लिए हम क्या एथिक्स अपनाते हैं। एथिक्स मतलब नैतिकता होती है। किसी की नैतिकता ये होती है कि ठीक है, हमें माता पिता का मतलब रिस्पेक्ट करना चाहिए, ये हमारा मूल्य है। लेकिन अमेरिका में जाओगे ना तो माता पिता का रिस्पेक्ट करता तो है, बट माता पिता से दूर रहना उसका मूल्य है। यहाँ पे नजदीक रहना मूल्य है, सच्चा बोलना मूल्य है, ईमानदारी हमारा मूल्य है ना। तो ये मूल्य का संबंध इससे है, यानी कि हमारे अंदर ऐसा क्या गुण है जिससे कि सोसाइटी में हम एक तरह से जाने जाते हैं उस बात के लिए। मान लो महात्मा गांधी का मूल्य क्या था, एग्जाम्पल के तौर पे महात्मा गांधी का मूल्य क्या था? सत्य और अहिंसा। सत्य और अहिंसा, यही मूल्य, यानी कि हम, हमारा लाइफ का वैल्यू क्या है, यानी कि हम किस मूल्य से जीवन जीते हैं। हमारे जीवन का सिद्धांत क्या है जिसके कोर में वो होता है कि मान लो कि हमको ज्यादा मतलब दिखावटी नहीं बनना है, हमको ज्यादा वो सब दिखावापन खूब ज्यादा डिंग डोंग करना पसंद नहीं, ये हमारा मूल्य है। किसी का मूल्य होता है दिखावटी करना, 4 गो गले में सोना लटका लेगा, बाइक पर चलेगा, खूब दिखावा करेगा, 4 बोलेरो ले घूमेगा, वो उसके जीवन का मूल्य है, दिखावापन करना। अब समझ में आया? यस। तो ठीक है, वैल्यू का अर्थ वही होता है कि हर बच्चे के अंदर क्या होता है ना, या मतलब बच्चा छोड़ दो, व्यक्ति के अंदर अलग अलग वैल्यू सिस्टम होता है। और वह वैल्यू सिस्टम हमारी सोसाइटी को इनरिच करता है। जो पॉजिटिव वैल्यू है, निगेटिव वैल्यू कैसे सोसाइटी स्वीकार नहीं करती है। तो मान लो किसी के पास सत्य है, किसी के पास अहिंसा है, किसी के पास ईमानदारी है, जब मान लो चारों एक साथ मिलेगा तो समाज कितना सुंदर होगा, उस सोसाइटी में कितना मतलब अच्छे लोग होंगे। इसी को बोला गया कि इंडिविजुअल डिफरेंस होता है हमारे सोसाइटी या देश को क्या करता है, इनरिच करता है। इसी को वैल्यू कहा गया है। अब आगे बढ़े, चलो। यस। एप्टीट्यूड का अर्थ कल बताए हुए थे, अब क्षमता इसका अर्थ होता है, यानी कि कोई ऐसा स्किल होता है जो हम जन्म से साथ सीखते हैं और कई बार होता है कि हम बाद में भी उसको डेवलप कर सकते हैं। जैसे मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, मान लीजिए गौतम जी का अच्छा है, हमें पता है मैथ में काफी अच्छे हैं वो। फिर इंग्लिश में भी इनका अच्छा है। तो इसी तरह से मान लो किसी का अकाउंट अच्छा हुआ, किसी का मान लो मेरा जैसे मान लो हिंदी अच्छा है, या फिर मान लो कोई मेरा ऐसा स्टोरी टेलिंग करते हैं, तो ये हमारा अपना एप्टीट्यूड हो गया जो दूसरों से अलग करता है।
वो चीज़ हमारे अंदर है जो बिल्कुल यूनिक टाइप का है, और उससे हम दुनिया को कई बार हो सकता है कि हम मतलब अपने टैलेंट से किसी को बीट भी कर सकते हैं। जैसे अभी क्या है, वैभव सूर्यवंशी है, उसका कौन सा एप्टीट्यूड है, क्रिकेटिंग एप्टीट्यूड है उसका, तो उससे वो जाना जाएगा, है ना। अब चौथा है पर्सनालिटी, यानी कि हर व्यक्ति का पर्सनालिटी जो होता है अलग अलग होता है, हमें इसका भी सम्मान करना है। ऐसा नहीं कि बोलेंगे अरे यार ये बिल्कुल अजीब टाइप का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, बॉक्स में लिखा हुआ है, विद्यालय में यूनिफॉर्म आवश्यक है, परंतु एक शिक्षक के लिए टीचिंग टेक्निक में यूनिफॉर्म अर्थात एक समान होना आवश्यक नहीं है। यही क्वेश्चन हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे ना यूट्यूब पे लाइव में, तो हम क्वेश्चन रीड करवाए भी थे, मुझे याद आ रहा है कि मतलब कि टीचिंग टेक्निक जब हम अपनाएंगे तो क्लासरूम में सबके लिए अलग अलग हो सकता है ना। याद आ रहा है वो क्वेश्चन जो उसमें एक आया था क्वेश्चन कि सबकी नीड अलग अलग है, तो हम उसके लिए अलग अलग मतलब डिफ्रेंशिएटेड निर्देश देंगे। वो वर्ड याद आ रहा है कि अलग अलग हाँ निर्देश सबको देना है, क्योंकि बच्चे की अलग अलग हाँ डिमांड है और अलग अलग समस्या है। तो उस पर हम लोग डिस्कस भी हाँ किए थे। इसीलिए बोले थ्योरी पढ़ लोगे ना, तो हाँ क्वेश्चन जब डिस्कस करोगे तो हिट करेगा वो पॉइंट बार बार। तो ठीक है, आगे बढ़ते यस हैं। यानी कि बच्चे यूनिफॉर्म आते हैं, इसका मतलब नहीं कि हम जो पढ़ाने का टेक्निक है वो हमेशा एक बराबर रखेंगे। किसी बच्चे को अलग तरीके से समझाएंगे, किसी बच्चे को अलग तरीके से समझाएंगे, इसमें एक समान नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक बच्चे के पास अपनी अलग अलग अभिरुचि होती है, इसलिए बच्चों की अभिरुचि के आधार पर एक शिक्षक को टीचिंग टेक्निक फॉलो करनी चाहिए। ये नहीं कि एक ही टेक्निक द्वारा सारे बच्चों को ज्ञान प्रदान या ज्ञान साझा करें, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, ये वही बात बोल रहा है नीचे में, डिफरेंशिएटेड लिखा हुआ है जो हम अभी चर्चा कर रहे थे कि डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन नीचे दिया हुआ है, विभेदी अनुदेशन, यही कीवर्ड आया था एग्जाम के क्वेश्चन में कि डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन देना पॉजिटिव बात है, एक रूप अनुदेशन या इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि बच्चे का ग्रुप बनाए, तो ये भी क्वेश्चन आया था, यही यही क्वेश्चन देखो थ्योरी पर होगा कितना लग रहा है कि हाँ सब क्वेश्चन यहीं से आता है। हमने ये भी क्वेश्चन सॉल्व किया था कि अगर बच्चे का ग्रुप बनाएंगे तो उसमें कोशिश करेंगे कि होमोजीनियस ग्रुप नहीं होना चाहिए। यही वर्ड आएगा एग्जाम के ऑप्शन में भी। होमोजीनियस का मतलब होता है एक समान, हेट्रोजीनियस का मतलब होता है कि अलग अलग, यानी कि हाँ किसी का मान लो क्रिकेट खेलने का शौक है, किसी को गाना सुनने का शौक है, तो अलग अलग ग्रुप बनाएंगे तो हर बच्चे हर किसी से अलग अलग गुण सीखेंगे, तो वो क्या होगा, इनरिच होगा बच्चा और बेहतर होगा। इसीलिए सेम एबिलिटी वाले को एक ग्रुप में नहीं रखना, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, अब क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछता है कई बार कि इंडिविजुअल डिफरेंस जो होता है वो कैसे होता है, यानी किसी में इंडिविजुअल डिफरेंस कैसे हो जाता है। इतना इतना जो हम डिस्कस किए ऊपर, दो तीन कारणों से होता है। पहला होता है इनहेरिटेड, यानी कि आनुवांशिकता से भी आ जाता है। जैसे मान लो फिजिकल है, मेंटल है और टेम्परामेंटल है। तो किसी का देखना कि बॉडी का स्ट्रक्चर जो होता है, अगर पिताजी या कोई मोटा है तो वो भी मोटापा उसमें आ जाता है, मतलब उसके फिजिकल पार्ट में। या कोई मेंटली मान लो थोड़ा गुस्सैल टाइप का है, देखना कि उसके मतलब आगे की जनरेशन में वो चीज़ें मतलब दिख जाती है। टेम्परामेंटल वही हो गया कि आखिर मतलब हमारा टेम्परामेंट किस प्रकार का है, हम किस तरह के सोच के हैं। ठीक है, और दूसरा है एक्वायर्ड। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जहाँ से क्वेश्चन पूछेगा उसी को हम हाईलाइट कर रहे हैं कि हमारे अंदर जो इंडिविजुअल डिफरेंस होता है वो मतलब सिर्फ इनहेरिटेड हो, यानी सिर्फ आनुवांशिकता से होता है, या ऑप्शन हम देगा आनुवांशिकता के साथ साथ ये एक्वायर्ड भी होता है, अर्जित भी होता है। यानी कि मान लो एक्वायर्ड क्या होता है कि मान लो किसी के अंदर कोई गुण आया, देखना नहीं कहता अरे उसके पिताजी तो बड़े सीधे साधे ही, कैसे पता नहीं इतना बदमाश निकल गया, अपने माँ बाप का भी नाम मतलब बर्बाद कर रहा है, माँ बाप कितना अच्छा है। तो ये कहाँ से आया, वो आनुवांशिकता से आ गया क्या? नहीं कहाँ से आया? तो वो समाज से आया, कल्चर से आया, एजुकेशन से आया, इमोशन से आया। मान लो किसी के पिताजी बहुत अच्छे हैं, उसका बेटा नालायक निकल गया, तो क्या पिताजी उसके जिम्मेवार होंगे? नहीं। नहीं वो सीखा कहाँ से, अर्जित किया है कहाँ से, वो निगेटिव जो चीज़ सीखा है वो, या पॉजिटिव भी अगर सीखा है, मान लो किसी के पिताजी मतलब पहले क्रिमिनल थे, या होते भी हैं कई बार, मतलब बैकग्राउंड उनका ऐसा रहा होगा किसी कारणवश, तो क्या उसके मतलब बेटे क्रिमिनल होंगे जरूरी है? नहीं क्योंकि वो एक्वायर्ड भी कर सकता है सोसाइटी से, कल्चर से, एजुकेशन से, अच्छी बात है। इसका मतलब है कि इंडिविजुअल डिफरेंस जो होता है इनहेरिटेड भी होता है और एक्वायर्ड भी होता है। यही सवाल पूछेगा एक स्लाइड में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन एक तरह से एक प्रोसेस होता है जो इन्फ्लुएंस करता है किसको, हमारे डायरेक्शन को,
परसिस्टेंस को, विगर ऑफ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। यानी कि हम जो अभी सीटेट पढ़ रहे हैं रात में 12 बजे तक जग के, 11 बजे तक जग के, ये है एक तरह से क्या मोटिवेशन। ये किस तरह से मोटिवेशन है, एक डायरेक्शन में है, और हमारा परसिस्टेंस भी है, यानी कि लगातार भी कर रहे हैं, और हम एक तरह से गोल डायरेक्टेड बिहेवियर कर रहे हैं। सीटेट में पूछा तो यही पढ़ो, उसी को बोलते हैं मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब आखिर स्रोत क्या है, अब ये क्वेश्चन पूछेगा कि मोटिवेशन आता कहाँ से है। वो तो डिप्रेशन हो गया। मोटिवेशन दो प्रकार से आता है, पहला होता है बाहर से, एक होता है अंदर से। तो जो अंदर का मोटिवेशन होता है उसको बोलता है इंटरनल मोटिवेशन। इसका जो कंट्रोल होता है ना वो हमारे अंदर होता है। मान लो अभी कोई हमको कुछ नहीं बोलेगा, फिर भी हम बैठ के पढ़ रहे हैं अपनी तरफ से, इसका मतलब हमारा मोटिवेशन अंदर से आया है, इसका कंट्रोल हमारे अंदर है। दूसरा होता है लोकस ऑफ कंट्रोल, जो होता है वो बाहर से होता है। किसी का मान लो विकास देव कीर्ति सर का, पूरे भारत का बच्चा रील देखता रहता है, रिक्शा वाला भी कहता है विकास देव कीर्ति सर दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं, सुनने में बड़ी मजा आता है। तुम चला रहे हो ठेला, नहीं ठेला चलाओगे तो भूखे रात में सोओगे, तो मोटिवेशन का विकास देव कीर्ति से आ जाएगा। हम मान लो हम जॉब कर रहे हैं, हम जॉब करने नहीं जाएंगे तो क्या हमको विकास देव कीर्ति सर का रील या कोई और खान सर ABCD जो भी हैं उनका रील समझ के सुन के हमको वो मतलब पैसे मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। यानी कि जो बाहर का जो मोटिवेशन होता है वो आपको गुब्बारे की तरह काम करता है, और जैसे एक सुई चुभाएंगे वो फूट जाएगा और फिर आप वहीं के वहीं आएंगे जहाँ पे पहले थे। इसीलिए जो हमारा इंटरनल मोटिवेशन होता है वो ज्यादा काम करता है, और वही लंबे समय तक आपको सफल बनाने में सहायक सिद्ध होता है। हाँ, एक्सटर्नल मोटिवेशन कब काम करता है? जब आपका डायरेक्शन सही नहीं हो, यानी कि आपको कुछ भी नहीं पता कैसे पढ़ना, नहीं पढ़ना, तो आप हेल्प ले लीजिए किसी से, रील देख लीजिए, वीडियो देख लीजिए, लेकिन बाद में काम करेगा आपका इंटरनल मोटिवेशन। और जितना भी सक्सेस मिलता है लाइफ में लंबे समय तक वो सब इंटरनल मोटिवेशन से मिलता है। ठीक है, इसलिए ज्यादा रील चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए। आगे बढ़ो। दूसरा है अंतरात्मा। अच्छा, वो लोग रील क्यों देखते हैं? क्योंकि उसे खुद नहीं पता है हमें करना क्या है ना। तो रील देख देख के पागल होते रहते हैं, अच्छा लगता है उसको, उसका गोल नहीं है। क्योंकि हम डिफिनेशन में ही बताए थे, गोल ओरिएंटेड बिहेवियर बताए थे ना अभी तुरंत ऊपर में। तो जब हमारा गोल नहीं है तो हमारा मोटिवेशन कोई काम का नहीं है। तो गोल फिक्स करना है और उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। आगे देखते हैं इंटरनल क्या होता है। अंतर आत्मा से, यानी कि लोभ की दृष्टि से क्या होता है, एक्सटर्नल आता है। हम बाहर से किसी का सुने, हम भी करने लगे IAS की तैयारी, मान लो हम भी करने लगे सीटेट की तैयारी, उसी के बदले BEd कर लिए, लेकिन हमें पता चला मजा ही नहीं आता पढ़ने में, तो क्या होगा? उसका फायदा होगा? नहीं होगा। यानी कि जो रिवार्ड के लिए हम करते हैं ना वो मोटिवेशन काम नहीं करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है, बहुत अच्छे वैज्ञानिक है, BF स्किनर। वो कहते ये है कि अभी प्रेरणा हिंदी में बोलते हैं मोटिवेशन को। इसके संबंध में उनका मानना यह है कि मोटिवेशन जो होता है ना एक नेशनल हाईवे की तरह होता है। जितना अच्छा मोटिवेशन होगा सक्सेस रेट उतना ही अच्छा होगा। इसीलिए कहा जाता है कि जो एनर्जेटिक पर्सन होते हैं ना उसके लाइफ में अच्छे दोस्त भी होते हैं, और वो उसके लाइफ में सफलता भी बहुत ज्यादा मिलती है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा ना अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी से घिरा हुआ रखता है, निगेटिव को दूर दूर तक नहीं आने देता है। इसके कारण से लोग उसके साथ जुड़ते चले जाते हैं और उसको हमेशा मदद करते हैं लाइफ को आगे बढ़ने में, और वो सफल भी हो जाता है और उसका दोस्त भी सफल हो जाता है। इसीलिए ये वर्ड ध्यान रखना है कि किसने कहा था कि मोटिवेशन एक नेशनल हाईवे की तरह होता है। BF स्किनर। क्या नाम है? BF स्किनर। अच्छा ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, अभी प्रेरणा का चक्र होता है, साइकिल ऑफ मोटिवेशन क्या होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, आगे हम पढ़ेंगे नीचे में। ये जो है मॉसले का, सबसे पहले नीड होता है। आपकी नीड क्या है अभी बताइए, आपकी नीड क्या है? आप क्यों पढ़ रहे हैं? सीटेट के लिए ना? पास करना है। पास नहीं करना, हाँ पास करना है ठीक है, लेकिन सीटेट के लिए पढ़ रहे हैं, गोल्ड में। पास नहीं करना है। ठीक है, पास करना है तो पहले नीड होगी ना, तो क्या होगा, हम ड्राइव होंगे उसके, उसी के लिए ड्राइव होंगे। हमारा नीड क्या? सीटेट पास करना, तो हम ड्राइव रात में हो रहे हैं, बैठ के पढ़ रहे हैं। अच्छा, एरोजल भी होता है, यानी कि हमें अंदर से उत्तेजना भी आती है कि हमें करना है, बहुत ज्यादा अंदर से उत्तेजित हो जाते हैं, 15 दिन बचा निकाल देना है। ठीक है, अब ये जो सब कुछ हम कर रहे हैं ये गोल डायरेक्टेड बिहेवियर हो रहा है, यानी कि हम गोल फिक्स किए हुए वही से आगे हम बढ़ रहे हैं। तो जब आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारा अचीवमेंट भी हो जाएगा, और फिर जैसे इसमें कमी आएगी, उत्तेजना में कमी आएगी,
यही चक्र क्या होगा, उल्टा चलने लगेगा। समझ में आया? यानी कि जैसे हमारा उत्तेजना कम होगा, यानी कि उसके बाद फिर धीरे 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 गोल पीछे हो जाएगा, सब कुछ पीछे होगा, फिर हम वही को ही आ जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो वो ध्यान में ये रखना है, साइकिल ऑफ मोटिवेशन जो होता है कैसे काम करता है। ठीक, ये मध्याह्न भोजन हो जो मिड डे मील है, ये बच्चों के लिए जो होता है 1 to 8 के लिए, वह 1995 में शुरू हुई थी। कब हुई थी? 1995 में। अच्छा, ये भी अच्छा, ये क्यों पढ़ाया जा रहा है हमको? ये जो जो है, ये जो मिड डे मील है, मिड डे मील का संबंध किससे है पता है? हमारे मिड डे मील का संबंध हमारे नीड से है। और नीड क्या है? नीड हमारा फिजिकल जो हमारा नीड है, हमारी सर्वाइविंग नीड है, यानी कि हम खाएंगे तभी ना पढ़ेंगे, है ना। फूड, वाटर, शेल्टर, स्लीप, और मिड डे मील को भी ऐड किया गया इसमें। ये हमारा फिजिकल नीड है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि निम्न में से कौन सी हमारी शारीरिक आवश्यकताएं हैं? तो आप फूड, वाटर यानी खाना, जल, मकान, सोना, ये सब तो लगा देंगे। लेकिन मिड डे मील आएगा तो आप हो सकता है तो सोचेंगे नहीं ये नहीं होगा, वो भी होगा क्योंकि वो खाने से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसलिए हमारी मतलब अच्छा, इसमें एक कोटेशन हमें याद आ रहा है, मतलब विवेकानंद जी का नाम आपने सुना होगा। तो विवेकानंद जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, मुझे अभी याद आ रहा है कि उनका कहना ये था, भूखे पेट ना होय भजन गोपाला। हम हमेशा कोट करते थे कॉलेज में, भूखे पेट ना होय भजन गोपाला। भूखे पेट कोई राम राम नहीं होता है, पहले उसे खाना दो, जो गरीब है ना उसको खाना दो, तब जाके धर्म का उसको पाठ पढ़ाओ, रामचरितमानस पढ़ाओ। नहीं तो वो भूखे पेट मर जाएगा, तुम्हारा राम राम कुछ काम नहीं आएगा। ये अक्सर विवेकानंद जी कहते थे, इसलिए गरीबों की सेवा करते थे, झुग्गी झोपड़ी में जाते थे और बोलते थे कि जितना भी साधु संत है ना, उसको रामायण महाभारत पढ़ने से पहले ना, प्रवचन देने से पहले झुग्गी झोपड़ी में जाना चाहिए और वहां पे भूगोल का नक्शा दिखा के उसको पढ़ाना चाहिए। उससे पहले जरूरी है कि पहले उसका पेट भरो, और पेट भरो तब उसको पढ़ाओ, तब जाकर उसका दिमाग डेवलप होगा, ना कि राम राम करने से डेवलप होगा। ठीक है, ये एक स्टोरी याद रहेगी, इसलिए हम थोड़ा सा डिस्कस कर दिए। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। अब्राहम मास्लो एक बहुत इंपॉर्टेंट मतलब एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं, हमने भी पढ़ा था वो दिल्ली में इस थ्योरी को, जब मैं पढ़ाई कर रहा था। ये बहुत अच्छा थ्योरी है, ये समझना चाहिए, हमारी पूरी लाइफ काम आएगा। इसमें ये कहते ये हैं कि इंसान जो होता है ना, पूरे जीवन भर जो संघर्ष करता है, नौकरी करता है, या फिर जो कुछ भी उसका सपना होता है ना, वो इस 6 स्टेज, ये 5 स्टेज में काम करता है। यही 5 मतलब जो होता है उसका नीड होता है ना, उस नीड को पूरा करने के लिए, आवश्यकता को पूरा करने के लिए ये सब मोह माया की रचना करता है। तो वो बताते हैं कि कौन सा 5 नीड होता है, और उसी के इर्द गिर्द इंसान का पूरा जीवन घूमता रहता है, भले उसके लिए वो कुछ भी करे। तो समझते हैं एक एक करके क्या कहते हैं। सबसे पहला जो नीचे का स्टेज है, इसकी ये कहते हैं फिजियोलॉजिकल नीड होता है, इंग्लिश में बोलते हैं फिजियोलॉजिकल, अर्थात शारीरिक आवश्यकताएं क्या क्या है। शारीरिक, अभी हमने विवेकानंद जी का एग्जाम्पल दिया ना कि भूखे पेट न होए भजन गोपाला। ये ना कि फूड, वाटर, शेल्टर, स्लीप, क्लॉथिंग, रिप्रोडक्शन, इस ये भी ध्यान रखना है। रिप्रोडक्शन, हमारे जो बच्चे होते हैं ना, ये हमारी शारीरिक आवश्यकताएं हैं, यानी कि हमें एक दूसरे पर निर्भर रहना होता है, इसलिए हम चाइल्ड बॉर्न करते हैं ना। तो इसीलिए चाइल्ड का जो रिप्रोडक्शन होता है वो भी हमारा फिजिकल नीड में ही आता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। दूसरा हमारा नीड होता है सेफ्टी नीड। जब हम थोड़े से बड़े हो जाते हैं ना, जैसे एडल्ट हो गए, तो अभी मान लो जिनको नौकरी नहीं है, उसके लिए सेफ्टी, यानी कि उनको लगता है कि हम आखिर जीवन जिएंगे कैसे। मान लो अचानक बीमार पड़ गए, है ना, तो हमारे पास कोई पैसे हैं नहीं, तो हमें हमें सेफ्टी कहाँ से मिलेगी? हमारे पास पैसे रहेंगे तभी ना। तो जो पर्सनल सिक्योरिटी होती है, एम्प्लॉयमेंट होता है, यानी कि नौकरी, रिसोर्स यानी कि जो हम धन इकट्ठा करते हैं, हेल्थ जो होता है, प्रॉपर्टी होता है, ये क्या करता है, ये सब जब होता है ना, तो हम सुरक्षात्मक फील करते हैं, हमें लगता है कि हम सेफ्टी में हैं। नौकरी है तो हम सेफ्टी है, नहीं कोई तक संकट आएगा देख लेंगे। दूसरा नीड क्या होता है? सेफ्टी का नीड होता है। अच्छा, जब ये सब मान लो तुमको खाना भी मिल गया, तुमको नौकरी भी मिल गई, तब जाके लोग शादी करता है। क्यों करता है? शादी करो ना करो, हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, तब जाके वो ढूंढता क्या है, वो ऐसा इंसान को ढूंढता है जो उसको प्रेम करे, जो उसको समझे कि नहीं, मतलब इंसान, मतलब अगर हम हैं तो हमें महत्व दे। तो ये तीसरा स्टेज होता है। जब ये दोनों पूरा होता है ना, ध्यान समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पूरे लाइफ में यूज भी करना, सिर्फ पढ़ना मत। ठीक है, तो सॉरी, मतलब जो भी जुड़े हुए हैं मतलब सबको बोल रहे हैं, तो सबको हम लोग को यूज करना है कि हमारी जब 2 नीड पूरी हो गई, हम जॉब में पैसे भी कमा रहे हैं, चाहे जॉब बिजनेस हो या प्राइवेट हो, सरकारी हो,
तो हमें क्या ध्यान रखना है? हम थर्ड स्टेज में आते आते कई शादी कर लेते हैं, कुछ लोग शादी नहीं करते हैं, कुछ लव लाइफ में जीते हैं। वो ढूंढ क्या रहे हैं? वो प्यार ढूंढ रहे हैं, वो बिलोंगिंगनेस ढूंढ रहे हैं, अपनापन की भावना ढूंढ रहे हैं। और इसको जिसको ये नहीं मिलता है ना, वही देखना चाहता है कि शादी से मोह माया भंग हो गया, शादी मत करो। इसी चीज की तलाश कर रहा है तीसरा नंबर में। और फोर्थ हमारा जो होता है स्टीम होता है। स्टीम होता है सम्मान की आवश्यकता है। जब हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब हमें प्यार मिल जाता है, तब जाके हम सम्मान ढूंढते हैं, रिस्पेक्ट ढूंढते हैं। हमें लगता है कि हमारी इज्जत करे। और जब हमारी कोई इज्जत नहीं करता है तो हम उससे भी एक तरह से अंदर से परेशान होते हैं। आखिर हमने जीवन में कमाया ही क्या? आज हमारे बच्चे हमारी इज्जत नहीं करते हैं, तो हम फिर खाट पे बैठ के रोते हैं। क्यों रोते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि हमने जीवन भर तो बच्चों को पढ़ाया लिखाया, या फिर हमने सब कुछ किया, पैसे भी कमाए, नौकरी भी की, प्यार भी मिला एक समय के लिए, लेकिन बाद में हमें सम्मान नहीं मिल रहा समाज के द्वारा, अपने बच्चों के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा। तो इसके लिए वो प्रयास करते हैं। तो हमारा चौथा स्टेज क्या होता है? सम्मान की आवश्यकता है। और लास्ट स्टेज होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्म सिद्धि। जब उन्हें लगता है कि हमें कोई नहीं समझने वाला है, चलो ठीक है, हम अपना खुद की तलाश करते हैं, तो जाके वो चले जाते हैं। कोई मान लो साधु बन जाते हैं, कोई गुफा में चले जाते हैं, है ना। तो ये सारा लास्ट स्टेज जो हमारा होता है, वो रियलाइज होता है आखिर हम हैं क्या। सेल्फ एक्चुअलाइज करते हैं, यानी खुद से एक तरह से आत्म सिद्धि की तरफ आगे बढ़ते हैं कि आखिर हमारा इस जीवन का अस्तित्व क्या है। ये छठा पांचवा स्टेज आते आते हम मतलब लाइफ के अंत स्टेज में आ जाते हैं। इसके बाद हमारी कोई नीड नहीं बचती है, कोई हमारी आवश्यकता नहीं बचती है। तो पांचवा स्टेज पे वही पहुंचता है ना जो इस चारों स्टेज को क्रॉस कर चुका है। तो ये जब तक ये नहीं होगा तो इसी बीच में फंसा हुआ रहेगा इंसान। इसीलिए देखना कि अमेरिका वगैरह में क्या हुआ है ना, ये चारों आवश्यकताएं पूरी हो गई या नहीं हुई, तो इसी में बीच में वो लटका हुआ रहता है, कहीं न कहीं ढूंढ रहा होता है। और जिसकी चारों आवश्यकताएं पूरी होती है वो भारत की तरफ आता है, उत्तराखंड में जाके बैठ के योगा करता है, या फिर जाके बैठ के वो किसी भगवान या किसी साधु के शरण में वो मतलब आ जाता है। क्योंकि चारों आवश्यकताएं अमेरिका में पूरी हो गई, यूरोप में पूरी हो गई, क्योंकि वो विकसित पहले से है। हमारे भारत में क्या है, गरीबी में जी रहा है, किसी को प्यार नहीं मिल रहा है, किसी को कुछ नहीं मिल रहा है, इसी में ढूंढ रहा है अपने आप को कि मैं कहाँ हूँ। इसलिए किसी को ज्ञान प्राप्त नहीं होता, कोई बुद्ध हम नहीं बनते हैं। इसलिए यही कारण है। क्या कैसा लगा ये थ्योरी? अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है। हम ज्यादा लेक्चर दे दिए क्या? सही थे। हाँ एकदम सही दिए। ये अपना जिंदगी नहीं। भर याद रहे। हाँ, ये हम भी जब पहली बार पढ़े थे ना, हमें लगा यार सही बात बोल रहा है अब्राहम मोस्लो। ठीक, आगे बढ़ते हैं, है ना। अब तेजी से आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अब क्या होता है ना, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है आईक्यू। क्या है? आईक्यू। इसको इंग्लिश में बोलते IQ हैं इंटेलिजेंस कोशिएंट। एक वर्ड आता है इमोशनल इंटेलिजेंस, वो अलग चीज है, उसको बोलते हैं ईक्यू, इसको बोलते हैं आईक्यू। दोनों में अंतर होता है। इमोशनल कोशेंट ये होता है कि हम कितने ज्यादा इंसान अंदर से इमोशनल मतलब है चीजों को लेकर, और हमारी क्षमता कितनी है लोगों को फील करने की, संवेदनशील कितने हैं। लेकिन यहाँ है इंटेलिजेंस कोशेंट, हमारी बुद्धि लब्धि हिंदी में बोलते हैं। तो ये क्या होता है? बुद्धि लब्धि क्या होता है ना कि आखिर एक तरह से हमारे एक तरह से माइंड से संबंधित होता है। और एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि एल्बर्ट आइंस्टीन का जो आईक्यू था वो 160 पॉइंट था स्कोर। तो इसमें से एक ग्राफ दिया गया है कि किस प्रकार के बच्चे का आईक्यू कितना होता है। तो जो सबसे पहला जो बच्चा है, जिसको हम कई बार बोलते हैं गिफ्टेड चिल्ड्रेन भी बोलते हैं, है ना, उसको जीनियस बोलते हैं, उसका आईक्यू होता है 140 प्लस होता है। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा, ये 2-3 क्वेश्चन पूछता है। पहला होता है गिफ्टेड चिल्ड्रेन, जो होते हैं, जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं या जीनियस होते हैं, उसका आईक्यू 140 प्लस होता है। 160 भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है ना। दूसरा होता है वेरी सुपीरियर, उससे नीचे हो 120 से 139, सुपीरियर का होता है 110 से 119, एवरेज का 90 से 109। ये दो याद रखना है कि एवरेज और एक जीनियस। एवरेज बच्चा का होता है 90 से 109 के बीच। और जो इडियट होते हैं उसका बिलो 20 होता है, जो दिन रात झगड़ा करते रहते हैं, इधर उधर दिन रात परेशान करते हैं सब। ठीक है। अच्छा, इंटेलिजेंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है, जिसका अर्थ होता है टू अंडरस्टैंड, यानी कि जिसका अर्थ होता है समझना। अच्छा, क्वेश्चन ये आता है कि इंटेलिजेंस जो होता है हेरिडिटी से अधिक प्रभावित होता है। इसका कारण यह है कि मतलब जो हमारा आईक्यू होता है वो हमारे मतलब माता पिता के मतलब एक तरह से परवरिश के साथ साथ उनके हेरिडिटी से भी मैच करता है। इसीलिए देखना कि जितने मतलब माता पिता किसी के किसी खास चीज में तेज होते हैं, तो उसका बच्चा भी उसी चीज में तेज रहेगा, उसका आईक्यू उधर ही काम करेगा। तो ये सब ध्यान रखना है। जैसे
क्रिकेटिंग में कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग का बहुत कुछ अलग अलग विधा में होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। इंटेलिजेंस क्या होता है? इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू रीजन, अडेप्ट एंड लर्न। इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि हमारे पास ना एक एबिलिटी होनी चाहिए। रीजन मतलब होता है रीजनिंग, मतलब तर्क करना। रीजन का अर्थ है वो कारण नहीं है, यहाँ रीजन का मतलब है तर्क करना। रीजनिंग माइंड होना चाहिए, एडॉप्ट करने की क्षमता होनी चाहिए, यानी कोई नए माहौल में गए हम एडॉप्ट कर ली जल्दी। ये नहीं कि हम नहीं, मैं तो हॉस्टल में रही, मैं तो दिल्ली में रही, मैं तो इंग्लैंड में रही, मैं गांव में नहीं रह पाऊंगी। ये सब जो नाटक चलता है ना, उसका कारण ये है क्योंकि ये एडॉप्ट नहीं, उसका आईक्यू लो है। और आईक्यू लो इसलिए है क्योंकि वो एडॉप्ट करना नहीं चाहता है नए इन्वायरमेंट को। और तीसरा पॉइंट आता है कि लर्न का। लर्न का और जो मतलब कर लेता है, जो कर लेता है, इसका मतलब है कि वो इंटेलिजेंस है, इसी का डिफिनेशन है ना। यानी कि उसको वो इस तरह उसके अंदर वो बुद्धिमत्ता है, वो उसकी आईक्यू अच्छी है क्योंकि वो अडॉप्ट कर रहा है ना। उसी से पता हम लगाते हैं कि इसका आईक्यू कितना है। मान लो तुम कहीं गए या हम लोग कहीं गए, अब मान लो ये आपके जो ये हमारे जो सुपर मौसाजी हैं, उसी का उन्हीं का एग्जांपल देते हैं। अच्छा याद आ गया, हमारे जो सुपर मौसाजी हैं, वो सुपर मौसाजी क्या करते हैं? वो कहते हैं हम जाएंगे ना वहाँ पे हमको हार्ट अटैक आ जाएगा, हमको ऐसा लग रहा है कि अब हमको मतलब ना कुछ आने वाला है, मतलब बीमार पड़ने वाले हैं। वो अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो अडॉप्ट करेंगे तब जब वो अडॉप्ट करना चाहेंगे, वो करना ही नहीं चाहते, उनका आईक्यू कम है। जाके बोल देना, ठीक है आगे बढ़ते। ठीक है आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू क्या होता है? थोड़ा थोड़ा जैसे मजाक में बोल दिए। चलो, आईक्यू का मतलब क्या होता है? आईक्यू का क्या होता है? हमारा मेंटल जो एज होता है ना, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना 100। तो जैसे मान लो किसी बच्चे का रियल एज 10 वर्ष है, उसका दिमाग 12 वर्ष के बच्चे जैसा काम करता है, तो वो उसका मेंटल एज हो गया। जैसे मान लो कई बार देखता हूँ ना, अभी एक बच्चा वायरल चल रहा है, जैन नाम है, मुस्लिम बच्चा है, यूट्यूब पे खूब वायरल है, झारखंड के आंदोलन में उसका नाम चर्चा में आया था। 10-12 साल का बच्चा है। तो अचानक हमें याद आया तो एग्जाम्पल देता, अच्छा एग्जाम्पल है, आईक्यू उसका तेज है। क्यों? उसका जो मेंटल एज है ना, वो उसके बायोलॉजिकल एज से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वो 10-12 साल का बच्चा जो आम बच्चा बिहेव करता है, जितना अच्छे से वो बोल रहा है, जितने अच्छे से अपनी बात रख रहा है, तो देश दुनिया की बात कर रहा है, इसका मतलब है उसका जो मेंटल एज है उसके बायोलॉजिकल एज से क्या है, ज्यादा है। इसीलिए फॉर्मूला ये होता है आईक्यू का कि मेंटल एज बटे बायोलॉजिकल एज, जिसको क्रोनिकल एज भी कहते हैं, गुना 100। अब दोनों को बटा करके जब कटकुट करेंगे तो वो उसका कहला जाएगा आईक्यू, है ना। इसी तरह अगर क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको इसी तरह से ये फॉर्मूला याद रखना है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना 100। 12 बटे 10 गुना 100 करेंगे तो 120 उसका आ जाएगा। इसका मतलब 120 उसका तो वेरी सुपीरियर है वो लड़का जो बातचीत कर रहा है उस तरह से, है ना, या जीनियस भी हो सकता है। तो चलो ये सब तरीका है। अब क्वेश्चन पूछेगा कि पहली बार जो है इंटेलिजेंस टेस्ट जो हुआ था 1905 में हुआ था। फर्स्ट इंटेलिजेंस आईक्यू टेस्ट कब हुआ था? 1905 में। अल्फ्रेड बिनेट एंड थियोडोर सीमन के मतलब के ऊपर किया गया था, इसके द्वारा। अच्छा, 1908 में मेंटल एज का कॉन्सेप्ट आया था, अल्फ्रेड बिनेट ने दिया था। क्वेश्चन पूछेगा कि मेंटल एज का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? अल्फ्रेड बिनेट। किसने दिया था? अल्फ्रेड बिनेट। अच्छा अच्छा, 1908 में आया था ये मेंटल एज का कॉन्सेप्ट। 1912 में आईक्यू का कॉन्सेप्ट आया, है ना। ये इंटेलिजेंस टेस्ट हुआ था 1905 में, बट 1912 में आईक्यू का कॉन्सेप्ट आया, जो उसको विलियम स्टर्न ने दिया। कौन दिया? विलियम स्टर्न। ठीक है, स्टर्न। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब टॉपिक ये है कि क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है ना। ये कहना ये चाह रहा है कि क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस क्या होता है, सृजनात्मकता और बुद्धि। रिसर्चर्स हैव फाउंड दैट, यानी कि शोधकर्ता ने यह पाया कि रिलेशनशिप बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस इज पॉजिटिव, सकारात्मक होता है। थर्मल एक वैज्ञानिक है इन द 1920, उन्होंने पाया कि पर्सन्स विथ हाई आईक्यू, यानी कि जिसका ज्यादा आईक्यू ज्यादा रहेगा, वेयर नॉट नेसेसरीली क्रिएटिव। हाँ ये सही बात कर रहा है। अब क्वेश्चन आपसे ही फंसाएगा, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन जो हमारा हम बोल दे रहे हैं बार बार, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन ये आएगा कि जिस व्यक्ति का आईक्यू जितना ज्यादा है, वो व्यक्ति उतना ही ज्यादा मतलब क्रिएटिव होगा, ये ऑप्शन आएगा। दूसरा, क्या ये सही बोल रहा है? सुनने तो सही, सुनने में तो सही लग रहा है ना। और लोग सुन रहे हैं। हाँ,
हाँ हाँ, तो इसमें ये कह रहा है कि देखिए, अगर नहीं पढ़े रहेंगे तो आपको कॉमन सेंस लगाएंगे तो फंस जाएंगे, गलती हो जाएगी। आप सोचेंगे आईक्यू बहुत तेज है तो इसका मतलब वो बच्चा या इंसान नो क्रिएटिव और होगा, नहीं। ये कह रहा है कि जिसका ज्यादा आईक्यू होगा, जरूरी नहीं है, हो सकता है वो क्रिएटिव हो, लेकिन ये कोई श्योर नहीं है कि जिसका आईक्यू ज्यादा होगा वो क्रिएटिव भी होगा, नहीं। वो हो सकता है क्रिएटिव ना हो, लेकिन कम आईक्यू का बच्चा भी क्रिएटिव हो सकता है। नहीं कि मान लो ड्राइंग में मजा आता है उसको, या कुछ इस तरह के सिंगिंग में मजा आता है उसका, वो जो पढ़ने में थोड़ा कमजोर है मान लो, तो फिर भी गाना गा लेता है। अब मान लो जैसे लता मंगेशकर थी, लता मंगेशकर का क्या आईक्यू की जरूरत थी? नहीं। तो लता मंगेशकर का अगर आईक्यू टेस्ट होता, मुझे लगता है एवरेज में निकलता, नॉर्मल पढ़ी लिखी होंगी, लेकिन उसके अंदर क्रिएटिविटी थी ना। तो यही हम समझाना चाह रहे हैं कि आईक्यू ज्यादा होने का कोई ऐसा गारंटी नहीं है कि वो बच्चा या इंसान क्रिएटिव भी होगा। यही कहना चाह रहा है और यही ऑप्शन में रहेगा आपके क्वेश्चन में, ठीक है। अर्थात हर एक आईक्यू आईक्यू वाला बच्चा रचनात्मक हो आवश्यक नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब आप कैसे पता लगाएंगे कि मतलब जो बच्चा है उसके अंदर क्रिएटिविटी है, कैसे पता लगाएंगे? उसके लिए चार उसका एक लक्षण दिखता है। पहला है फ्लुएंसी, यानी कि वो कुछ भी बोल रहा है, लिख रहा है या कुछ सोच रहा है, उसमें एक फ्लुएंसी यानी कि धारा प्रवाह उस चीजों को अच्छे से बोल ले रहा है, सुन ले रहा है, सोच ले रहा है, ठीक है। दूसरा फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन, यानी कि वो जहाँ जाता है ना वहीं में ढल जाता है, वही ज्यादा नौटंकी नहीं करता है, हम ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, वो हर माहौल में ढल जाता है, इसका मतलब क्रिएटिव इंसान है। और तीसरा होता है ओरिजिनल, यानी कि कुछ बात बोलेगा, कुछ लिखेगा तो वो अपने तरीके से सोचेगा, वो कॉपी नहीं करेगा किसी का कि उसने ये कहा उसने ये कहा, अपने तरीके से मौलिकता उसके अंदर रहती है। और लास्ट होता है एलोबरेशन, उसको विस्तार करने की क्षमता होती है, कुछ आइडिया आया उसको एलोबरेट कर देगा। मतलब हमें एक आइडिया की किताब लिखना है, हम किताब लिख देंगे उसी एक आइडिया के कारण, इसका मतलब मेरे अंदर विस्तार करने की क्षमता है, और हम क्रिएटिव हैं, और हम हैं भी। तुम मानो या ना मानो, हम तो हैं। ठीक, आगे बढ़ो। क्वेश्चन आगे देखते हैं। हम तो कोई मेरी तारीफ करे ना करे, हम अपनी तारीफ बचपन से खूब किए आज तक, इसलिए यहाँ तक पहुँचे हैं, इसलिए आप लोग भी अपनी और ये तारीफ खूब किसने कीजिए। कहा था खुद की तारीफ करनी चाहिए? हमने कहा था, नीतीश यादव का थिंकर है, ठीक है। और बस, और मतलब सब तो हमको डिमोटिवेट, हमको क्या, हर कोई किसी को डिमोटिवेट ही करता है। बस तारीफ जब अपना ही तो खुद नहीं करेंगे तो फिर दूसरा कोई तो फिर दिन रात टांगे खींचता रहता है ना। हाँ इसलिए एकदम सही बात। हम स्पीच जब देने जाते थे ना कॉलेज में, तो हम घर से सोच कर निकलते थे कि बेटा जिसको आना आ जाओ, देख लेंगे, आज देखते हैं कितना पढ़ के तुम आया, कितना तैयारी करके आया। और गुस्सा एक, हमें लगता है एक मतलब सही अमाउंट में गुस्सा मतलब होना चाहिए अपने लक्ष्य के लिए, वो गुस्सा नहीं किसी से झगड़ा कर लिए, एक अंदर से वो वाला होना चाहिए कि देख लेंगे जो होगा, मतलब देखते हैं कौन आता है। हम उस टेम्परामेंट से जाते थे कॉलेज स्पीच देने के लिए, और सबको धराशायी करके आते थे, और ताली भी बजवाते थे, पता था कि इस पॉइंट को बोलेंगे ताली बजेगी, और ये पॉइंट बोलेंगे तो धराशायी हो जाएगा। तो ये एटीट्यूड होना चाहिए, इसीलिए इसमें लिखा गया है कि मतलब मौलिकता अपनी होनी चाहिए कि हम जो कर रहे हैं उस पर विश्वास होना चाहिए, हम जो करेंगे हो जाएगा, ठीक है। 15 दिन में सीटेट आपका होगा, ये हम दावे के साथ कहते हैं। जो नहीं करेंगे और थोड़ा सा मिस करेंगे, उसी का मिस होगा। अभी 15-20 दिन कर लीजिए, देखिएगा चारों पांचों का, सोनू का हम नहीं बोलेंगे, वो हमारे स्ट्रीम में नहीं है, वो अपने पढ़ रहा है, ठीक है। तो चारों पांचों का जिसको जो भी पढ़ रहे होगा उसका, अब उसका भी हो जाए, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि जेपी गुल्फर्ड ने थिंकिंग को दो भागों में प्रस्तुत किया। पहला है डाइवर्जेंट थिंकिंग, दूसरा है कन्वर्जेंट थिंकिंग। ये क्वेश्चन आएगा यहीं से, टिक लगा लो, वीवीआई, जहां हम बोल रहे हैं दिमाग में सोच लेना है, वीवीआई है ये। पहला होता है, क्या होता है, बोलो मेरे साथ, हम बहुत बोल रहे हैं, क्या है पहला? आप लोग साथ साथ बोलते हैं, थोड़ा थोड़ा जहाँ भी लग रहा है। हाँ, डाइवर्जेंट, दूसरा है कन्वर्जेंट। अच्छा, यही सवाल आएगा, और ये क्वेश्चन हर साल आता है, और हर साल एक दो क्वेश्चन गलती भी होता है स्टूडेंट का, क्योंकि समझने वाला थोड़ा इसको ध्यान समझो। डाइवर्जेंट मतलब होता है क्या, ये ध्यान से अभी मत सोचो, इसका लक्षण क्या है। इसमें क्या होता है, थिंकिंग की बात कर रहा है, सोचने की बात कर रहा है। तो पहला ओपन इंडेड, दूसरा रिलेटेड टू क्रिएटिविटी, तीसरा आउट ऑफ द बॉक्स, और चौथा मल्टीपल सॉल्यूशन। यानी कि जो डाइवर्जेंट का मतलब ये हुआ कि उसका दिमाग एक तरफ नहीं रुका, वो चारों तरफ से सोच रहा है।
ये क्या होगा, वैसे कैसे होगा, मतलब वो उसका दिमाग चारों दिशा में जब चलता है उसको बोलते हैं ओपन इंडेड, यानी कि वो सवाल को ना बिल्कुल अलग तरीके से देख रहा है और वो क्रिएटिविटी भी कर रहा है, आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहा है, जो नहीं कोई सोच रहा है वो भी सोच रहा है और कई सॉल्यूशन मतलब सोचता है कि ये नहीं होगा तो ये करेंगे, नहीं तो ये होगा तो ये करेंगे। इसका मतलब वो अपने दिमाग का 360 डिग्री में यूज कर रहा है, चौतरफा यूज कर रहा है, इसलिए कहा गया ओपन इंडेड, है ना। जैसे मान लो कोई चीज के बारे में कोई समस्या आ गई तो क्या हम करें, तो उसके लिए हमको डाइवर्जेंट थिंकिंग इस्तेमाल करना है, ठीक है। अच्छा, ये कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या करता है कि जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि यूपीएससी का एग्जाम वगैरह होता है, तो उसमें क्या होता है, पीटी का एग्जाम होता है, फिर मेंस का होता है, मेंस में 8 पेपर होते हैं, फिर इंटरव्यू होता है। तो बताओ ये किस थिंकिंग से सफल होगा, डाइवर्जेंट से होगा या कन्वर्जेंट से होगा। डाइवर्जन। हाँ, स्वाभाविक सी बात है, उसको बहुत सोचना पड़ेगा हर डायरेक्शन में, तब जाके वो हर स्टेज को क्रॉस करेगा। लेकिन जो वनडे एग्जाम होता है, जो सीटेट का है ना, या मान लो ये जो बिहार पुलिस का होता है, तो सीटेट को हम नहीं भी इस मामले में गिनती कर सकते, क्योंकि सीटेट में क्वेश्चन का लेवल अच्छा रहता है। हमने देखा है कि उसमें थिंकिंग करना पड़ता है, सोचना पड़ता है बहुत ज्यादा, तब जाके आंसर निकलता है, वहीं पे सोचना पड़ता है। मान लो जैसे बिहार पुलिस का एग्जाम है या फिर आर्मी का एग्जाम है, तो ये सब वनडे एग्जाम है, इसको हम ज्यादा इंटेलिजेंस की जरूरत इसमें नहीं है, थोड़ा सा पढ़ेंगे हो जाएगा, है ना। तो जैसे कि एमसीक्यू सॉल्व करने में, एमसीक्यू सॉल्व रेलवे का करते हैं, एसएससी का करते हैं, तो ये सब क्या होता है, मतलब एक लाइन में आता है, सॉल्व करते हैं, मिल जाता है आंसर। लेकिन सीटेट के एग्जाम में क्या देख रहे हैं, या जो इससे बड़े लेवल के एग्जाम होते हैं यूपीएससी, इसमें आपको 2-3 लाइन 4 लाइन पढ़ेंगे, तब सोचेंगे, तब आंसर निकलेगा। इसका मतलब है इसमें कन्वर्जेंट नहीं डाइवर्जेंट होगा, लेकिन जो वनडे एग्जाम है लिमिटेड सोचना है, लिमिटेड सॉल्यूशन ढूंढना है, उसमें कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अपसारी सोच वाला व्यक्ति, देखो नीचे लिखा हुआ ही है, अपसारी सोच वाला व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति क्रिएटिव नहीं होगा, ये प्रत्येक व्यक्ति की बात कर रहा है। अच्छा, अभी हम ऊपर ही बताए थे कि जिसका आईक्यू खूब तेज होगा जरूरी नहीं कि वो क्रिएटिव होगा, बताए थे ना। वो यही बात कर रहा है अलग तरीके से कि मान लो इसका दिमाग तो बहुत चल रहा है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो क्रिएटिव होगा। इसका उदाहरण हम देते हैं कि मान लो कि 2 स्टूडेंट एक साथ पढ़ाई कर रहा है, किसी का एक का यूपीएससी में मान लो हो गया, वो अधिकारी बन गया, आईएएस आईपीएस कुछ भी बन गया, ठीक है। दूसरा एक मान लो है, वो अधिकारी वो भी बना, लेकिन क्या हुआ, वो 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल नौकरी किया मेरी तरह, फ्यूचर में इन द सेंस ऐसा कुछ होता है, तो वो बाद में रिजाइन दे देता है, और रिजाइन देकर क्या करता है, वो किताब लिखता है, बुक्स लिखता है, और पता चलता है कि उसका बुक्स इतना फेमस हो गया कि मतलब एक तरह से वो नेशनल बेस्ट सेलर बन गया और पूरे इंडिया या पूरा वर्ल्ड लेवल पर उसका नाम हो गया। इसका मतलब वो इंसान क्या क्रिएटिव हो गया, वो उसके पास अपसारी सोच था लेकिन क्रिएटिव भी हो गया। इसलिए क्रिएटिव व्यक्ति जो होता है अपसारी सोच अवश्य रखता होगा, लेकिन हर व्यक्ति क्रिएटिव नहीं होगा। हो सकता है लॉजिकल माइंड का बहुत ज्यादा होगा लेकिन क्रिएटिव नहीं होगा कोई, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि अपसारी सोच रखने वाला व्यक्ति क्रिएटिव होगा, ऑप्शन देगा, क्रिएटिव नहीं होगा, है ना, तो या फिर ऑप्शन देगा इनमें से कोई नहीं, कुछ ऐसा दे देगा। इसको आपको टिक करना है कि आप सारी सोच वाला प्रत्येक व्यक्ति क्रिएटिव नहीं होगा, जरूरी ऐसा नहीं है होगा ही, लेकिन व्यक्ति अब सारी सोच रखता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। जो हमने ऊपर पढ़ाया गिफ्टेड चिल्ड्रेन, अब इससे पहले भी पढ़ाया था, जो गिफ्टेड चिल्ड्रेन होते हैं तो वही उसी कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है। जिसका आईक्यू होगा ना 140 प्लस होगा ना, वो क्या कहलाएगा, गिफ्टेड चिल्ड्रेन कहलाएगा। जैसे मान लो आइंस्टीन साहब थे ना, ये गिफ्टेड चिल्ड्रेन थे। और टैलेंटेड सचिन तेंदुलकर जैसे है, मान लो ये तो 10th भी पास नहीं कर पाए सचिन तेंदुलकर, लेकिन क्या किए, पूरी दुनिया में इनका नाम हुआ, है ना। उसी प्रकार से वैभव सूर्यवंशी है, इस बार 10th का एग्जाम था, वो 10th नहीं दे पाए क्योंकि T20 का उनका मैच चल रहा था, उन्होंने 10th का एग्जाम छोड़ दिया। इसका मतलब ये है कि जो टैलेंटेड व्यक्ति होता है जरूरी नहीं कि उसका आईक्यू बेहतर हो, लेकिन प्रतिभाशाली बच्चे वो भी हो सकते हैं। यही क्वेश्चन पूछेगा कि जो गिफ्टेड चिल्ड्रेन होते हैं उनका आईक्यू ज्यादा होता है, इसीलिए वो प्रतिभाशाली होते या रचनात्मक होते नहीं। आईक्यू ज्यादा है जरूरी नहीं कि वो रचनात्मक होंगे ही, है ना। अच्छा, क्रिएटिव जैसे एमएफ हुसैन, ये पेंटिंग बनाते थे, पेंटर थे, इनको बोलते हैं क्रिएटिव इंसान, एमएफ हुसैन। अच्छा, गिफ्टेड चिल्ड्रेन को जो होता है इनरिच्ड करिकुलम की आवश्यकता होती है, जिनमें उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चैलेंजिंग टास्क कंटेंट्स हो। यानी कि जो गिफ्टेड चिल्ड्रेन होते हैं, देखना कि 1-2 बच्चा ऐसा होता है क्लास 8 में होता है और 10th का मैथ बना रहा होता है, इसका मतलब है कि उसके अंदर वो कैपेसिटी है कि वो बहुत आगे सोच रहा है। इसीलिए देखना कि जब सीबीएसई का कोई किताब अगर तुमने देखा होगा, नहीं भी देखा होगा तो कभी देखना, बच्चे उच्चे कोई पढ़ाई करते होंगे, तो मुझे याद आ रहा है कि जब मैं उसमें पढ़ता था
तो नीचे में एक हॉट्स क्वेश्चन रहता था, उसका मतलब मैं नहीं उस समय समझता था, है ना। हमें लगा ये हॉट मतलब गर्म होता है क्या, ये हॉट्स लिख दिया है, हम अभी तक हमको याद है वो चीज़। तो हॉट्स का मतलब हम नहीं समझते थे, जब ये सिटेट पढ़े ना तब समझ में आया। इसका मतलब होता है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। हॉट्स क्वेश्चन का मतलब कि ये उस बच्चे के लिए है जिसका आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा है, इसीलिए ब्रैकेट में हॉट्स करके कुछ लिखा होता था, और वो क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल का होता था, तो वो बच्चे नहीं बना पाते थे हर बच्चे, लेकिन मैं देखता था कि स्कूल में कुछ बच्चे बना के आ जाते थे। इसका मतलब आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा, कहानी कहने का मतलब ये है, कहानी कहने का मतलब ये था कि हॉट्स जो क्वेश्चन होते हैं, जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल के कंटेंट होते हैं, वह किसके लिए होते हैं, वह होते हैं इंटेलेक्चुअल ब्राइट स्टूडेंट के लिए, जो जिनका आईक्यू काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसके बारे में चर्चा भी कर रहे थे थोड़ा देर पहले। तो सामवेगिक बुद्धि, हिंदी मत पढ़ना, इसका इंग्लिश याद रखना, EI। ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस, इसका सर्वप्रथम जो है सेलेवरी एवं मेयर ने इंट्रोड्यूस किया था, है ना। लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस नामक बुक को ना, ये बुक हमने पढ़ा था बहुत पहले, मुझे मौका मिला पढ़ने का। ये बुक जो है वो इमोशनल इंटेलिजेंस नाम से ही है, इसको डेनियल गोलमैन ने लिखा था। जब हम इथिक्स हम लोग पढ़ रहे थे दिल्ली में, तो ये किताब पढ़ने का मौका मिला था, उसमें ना उन्होंने बताया ये है कि इमोशन को काबू करके ना इंसान ना बहुत मतलब बड़े त्रासदी से बच सकता है। और जैसे कि सुसाइड कोई कर लेता है, या बहुत ज़्यादा मान लो मारपीट करके या किसी के सामने बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा कर देता है जिससे कि उसका लाइफ एक तरह से मतलब खत्म होने के कगार पे होता है, वो इमोशनल इनस्टेबिलिटी की वजह से होता है। यानी कि हमारे अंदर जो भावनात्मक स्थिरता जो है ना, वो स्थिरता है, इसीलिए ऐसा होता है। इसीलिए इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ना जरूरी होता है बच्चों को भी, इसीलिए बचपन से इसकी शिक्षा दी जाती है ताकि बाद में वो मतलब ऐसा कुछ ना कर पाए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अरिस्टोटल, जिनका अरस्तु आप बोलते हैं हिंदी में, उनका एक कोट है कि कोई भी किसी भी समस्या से नाराज हो सकता है ना। अरस्तु का वचन, कोई भी किसी भी समस्या से नाराज हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अर्थ है कि हम अपने इमोशन को कंट्रोल कर पाएं और सही जगह पर, सही समय पर, सही तरीके से और सही मात्रा में यूज कर पाए, इसी को इमोशनल इंटेलिजेंस कहा जाता है। ये कोटेशन याद रखना है अरिस्टोटल का, अरस्तु का, कि इमोशनल कंट्रोल वही इंसान कर पाता है जो सही जगह पर, सही समय पर, सही तरीके से और सही मात्रा में यूज कर पाता है इमोशन का। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मुझे लगता है अभी वर्तमान भारत में है, हमारे मोदी जी हैं। और कोई मैं ये बात नहीं बोल रहा हूँ, ये कोई मतलब ऐसा नहीं कि मैं उनका फैन हूँ या उसका आलोचना कर रहा हूँ, ये मतलब हकीकत है। विपक्षी दल भी इस बात को स्वीकार करते हैं और बड़े बड़े पत्रकार से लेकर विद्वान भी इस चीज़ को मानते हैं कि उनका जो इमोशनल इंटेलिजेंस है ना, बहुत ज़्यादा हाई है। क्यों? देखना, वो जहाँ भी जाते कनेक्ट कर लेते हैं। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था कल ही, एक बॉक्सर के साथ उनका वीडियो, अभी मतलब मीटिंग वोटिंग किसी खिलाड़ी के साथ उन्होंने लिया था, तो वो जैसे जिस इंसान से मिलते हैं ना, उसके जैसे बिहेव करने लगता है। आपने देखा होगा, बिहार आते हैं तो मैथिली बोलने लगते हैं, फिर किसी क्रिकेटर से मिलते हैं तो उसकी तरह बात करने लगते हैं। वो जाके मेलोडी से मिलते हैं इटली में, तो मेलोडी टॉफी देकर उसको अपना मतलब अपनापन का एहसास दिलाते हैं। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। लोग भले मजे लें, उनका मजाक उड़ाएं, खूब जाके उनके बारे में कुछ कुछ उल्टा पुल्टा बोले, लेकिन वो इंसान वाकई में बहुत ज़्यादा इमोशनल इंटेलिजेंस पर्सन है। और उससे हम ये सीखना चाहिए, भले हम उनको पसंद करें या ना करें, उनसे हम ये सीख सकते हैं कि उनके अंदर ये गुण है कि अपने इमोशन को काबू में रख कर, हाँ, और मतलब दूसरे इंसान को समझकर अपना काम भी आगे वो निकलवा सकते हैं या अपना मतलब काम कर सकते हैं, है ना। जैसे कि मुझे याद आ रहा है कि मैं इसका गवाह भी था 2014 में, जब मोदी जी आए थे ना ये पटना के गांधी मैदान में, तो मैं एसएससी का एग्जाम देकर वापस आ रहा था और मोदी जी मेरे ठीक सामने से हाथ हिलाते हुए मतलब एम्बेसडर कार से वो गांधी मैदान गए थे, फिर पीछे से मैं पहुंचा। तो जो वहाँ पे बम धमाका हुआ था, मैं उसी ग्राउंड में था, तो मुझे अभी भी याद है कि मेरे मतलब 100 मीटर डिस्टेंस पे बम धमाका हुआ था। और मोदी जी को पता चल गया था कि उनके गार्ड ने आके बोल दिया था, जो साइड में खड़ा होता है गनमैन लेके, वो चश्मा लगा के कान में आके बोला था, मैं देख रहा था कि बम धमाका हुआ। तो उनको सूचना मिल गई कि बम धमाका हो चुका है, मतलब इसमें कोई बम ब्लास्ट हुआ है गांधी मैदान में। लेकिन उन्होंने उसी समय बिना कोई ऐसा बात बोले कि ब्लास्ट हुआ है, उन्होंने क्या बोला पता है? मुझे अभी भी याद है कि मित्रों, ये मतलब हमारे आने की खुशी में ये पटाखे छोड़े जा रहे हैं,
इसीलिए आप लोगों के अच्छे दिन आने वाले हैं। तो सोचो ये क्या है, दिस इज द इमोशनल इंटेलिजेंस। समझ में आया? इमोशनल इंटेलिजेंस यही है कि हम जब संकट में होते हैं तो हम अपने इमोशन का कैसे यूज कर रहे हैं। वहाँ बम धमाका हो रहा, अगर एक बार मोदी जी बोलते तो अफरा तफरी मस्ती और कई लोग घायल होकर मर भी जाते, लेकिन उन्होंने पॉजिटिव में बदल दिया कि मित्रों हमारे आने की खुशी में पटाखे छोड़े जा रहे हैं। बाद में पता चला कि ये मोदी जी उन्होंने काफ़ी, एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया भी था इस बात को। जब मैं बाद में सुना था तो उन्होंने बोला था कि मुझे पता चल गया था बट मैंने उसको मतलब अपने तरीके से काबू किया था, है ना। तो ये है इमोशनल इंटेलिजेंस, और पूरे जीवन काम आता है। इसीलिए इस चीज़ को हमें सीखना चाहिए बचपन से ही, और बड़े होकर भी सीखना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा हम समय ले लिए क्योंकि ज़रूरी था। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इमोशनल इंटेलिजेंस की विशेषता क्या होती है? ये होता है सामाजिक कौशल होता है सबसे पहला, सोशल स्किल, यानी कि हम कितने लोगों से मिलते हैं, कैसे उसको हम अपनापन का एहसास करवाते हैं, वो हमसे मिलता है तो अच्छा लगता है उसे भी, ये पहला हो गया। दूसरा होता है सेल्फ अवेयरनेस। हमने आज एक शॉर्ट्स अपलोड किया था क्लास वाला, उसमें यही बात मैंने बोला था कि दुनिया में जितने ही बदलाव आते हैं ना, हमारे अंदर जो बदलाव आते हैं इंसान के अंदर, जो व्यक्ति महान होता है ना, वो आत्म जागरूकता से होता है, सेल्फ अवेयरनेस से होता है। वो किसी के कहने पे नहीं महान बन जाता है। मोदी जी को या फिर कलाम साहब को या विवेकानंद जी को किसी ने बोला नहीं था कि नहीं महान बनोगे तुम्हें पिटाई कर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो उन्होंने अपने आप को समझा, सेल्फ अवेयर हुए और जाके अपने आप पे काम किया, वो फिर जाके महान हुए या बड़े इंसान बन गए। ये दूसरा पॉइंट है किसका? इमोशनल इंटेलिजेंस का। तो इससे हम समझ सकते हैं जितने आगे हम पढ़ेंगे ये सारे लोग आए थे। आगे बढ़े क्या? कॉल कट गया था तुम्हारा? किसका कॉल कट गया? नहीं, अभी जस्ट कटा था फिर किया। अच्छा, ठीक है, चलो कहाँ तक सुने थे ना, वही बोल रहे थे कि इमोशनल इंटेलिजेंस। सुने थे। ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस की विशेषता होती है पहला सोशल स्किल, दूसरा सेल्फ अवेयरनेस, है ना, आत्म जागरूकता, और तीसरा मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा जो हमने ऊपर पढ़ा है अभी, और चौथा है इम्पैथी। अच्छा, इम्पैथी का मतलब क्या होता है? समानुभूति। इसमें क्या होता है? एक होता है सहानुभूति, दोनों में अंतर होता है। एक होता है सिंपैथी, एक होता है इम्पैथी। इसको समझना है थोड़ा ध्यान से। पहले इसमें जो पॉइंट है समानुभूति का है। समान का अर्थ समझ में आ रहा है ना, कि मतलब उसके जैसा, है ना। तो इसमें होता यह है कि टू पुट योर सेल्फ इन समवन्स शूज, ये कोटेशन है, ये फ्रेज है कि हमें अपने आप को उस व्यक्ति के स्थान पर रखकर सोचना है कि वह व्यक्ति क्या सोच रहा होगा। मान लो हम तकलीफ में हैं, या मान लो कोई इंसान किसी के घर में, मान लो किसी की आकस्मिक मृत्यु हो गई, जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे बेस्ट एग्जांपल है रोशन सर के भाई की जब मृत्यु हो गई आकस्मिक रूप से, तो हम उस इंसान के स्थान पर रख के अगर सोचें, अगर मेरे घर में ऐसी ट्रेजेडी हुई होती तो हम पे क्या गुजरती। तो दिस इज कॉल्ड इम्पैथी, समानुभूति। सहानुभूति में क्या होता है? हम मतलब उसके स्थान पर रखते नहीं है, हमें लगता है अच्छा आहा का के मतलब गुजर जाते हैं या फिर आगे बढ़ जाते हैं। किसी का एक्सीडेंट होता है, हम देखते हैं अच्छा एक्सीडेंट हो गया, ओहो का निकल जाते हैं। हमने उसको कोऑर्डिनेट नहीं किया अपने से, तो वो सहानुभूति होकर रह गया, है ना। हमने दुख तो जताया बट हम उसकी तरह फील नहीं कर पाए, उसके स्थान पर रख के सोच नहीं पाए। इसीलिए इम्पैथी का होना जरूरी है, ना कि सिर्फ सिंपैथी का। समझ में आया? सिंपैथी छोटा है किससे? इम्पैथी से। समझने के लिए इम्पैथी बड़ा भाई है, तो हमें समान इम्पैथी ज्यादा रखना है सिंपैथी से ज्यादा। ठीक है, चलो लास्ट है सेल्फ रेगुलेशन, स्व नियंत्रण। सेल्फ रेगुलेशन का मतलब होता है हम अपने आप को, कई बार अपने आप को रेगुलेट करें। मान लो कोई गलती हो गई, कोई मिस्टेक हो गया, तो अपने आप से बात भी करना चाहिए कि अच्छा हमसे मिस्टेक हो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो हम खुद को रेगुलेट कर लेंगे, है ना। चलो ये सारी बातें हमें ध्यान रखना है। अब चौथा है, अच्छा पांचवा हो गया, ठीक है। अब है कॉग्निशन एंड इमोशन। संज्ञान और संवेग में क्या अंतर होता है? संज्ञान का मतलब हमने बताया ही था, है ना। ये क्या होता है? संज्ञान और संवेग बाय डायरेक्शनल होता है, यानी दुई दिशात्मक होते हैं एवं इंटर रिलेटेड होते हैं। यानी कि जो हमारा माइंड होता है संज्ञान, और जो संवेग होता है इमोशन, दोनों एक दूसरे से क्या होता है? संबंधित होता है, और दोनों एक दूसरे को प्रभावित करता है। सिर्फ एक के से प्रभावित नहीं करता है, जो होता है सिर्फ एक के से प्रभावित नहीं करते हैं। अच्छा, दोनों करते हैं। मान लो हम जैसा सोचेंगे वैसा ही इमोशन आएगा ना। मान लो हम किसी के बारे में बुरा सोचेंगे, इमोशन आएगा।
हम किसी के बारे में अच्छा सोचेंगे, इमोशन आएगा, इसका मतलब है ये बाय डायरेक्शन होता है, यानी कि दोनों दिशा में काम करता है, ठीक है। मनोवैज्ञानिक ने आवाज कहाँ से आ रही है? जैसे कुछ नहीं आ रही है। म्यूट कीजिए तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं कि सुझाव दिया गया है, शिक्षकों के दृष्टिकोण से गिफ्टेडनेस की भावना निम्नलिखित के संयोजन पर निर्भर करती है। अच्छा, ये ज़्यादा नहीं पूछता, लेकिन थोड़ा सा समझ लो। ये जो है ना गिफ्टेडनेस की भावना, ये हाई एबिलिटी जो होता है, उच्च क्षमता, हाई क्रिएटिविटी और हाई कमिटमेंट, इसको मतलब रेंजूली के ACC, ए मतलब एबिलिटी, ठीक है, C मतलब क्रिएटिविटी और C मतलब कमिटमेंट, यह गिफ्टेड होगा। 3 रिंग इसको बोलते हैं, 3 मतलब 3 रिंग मॉडल। इसमें एबिलिटी भी होगी, क्रिएटिविटी भी होगी और कमिटमेंट भी होगा। उसी को हम बोलेंगे क्या, गिफ्टेड मतलब जो होगा, मतलब चाइल्ड होगा, या गिफ्टेडनेस की भावना शिक्षकों के दृष्टिकोण से हमें ऐसे देखना है। ऐसा नहीं कि मान लो जो बच्चा खूब तेज है तो हम उसको सोच लेंगे क्या, चलो ये कोई बात नहीं, ये तेज है तो हम इसी पे ध्यान देते हैं। इसीलिए इसको ACC सीमेंट एक आता है ना, इस ट्रिक से याद रखना। ACC सीमेंट का नाम सुना है आपने? ए मतलब एबिलिटी, C मतलब क्रिएटिविटी और एक और C का मतलब कमिटमेंट, है ना। ये तीनों जब होगा तो इसका मतलब है कि हम एक शिक्षक के तौर पे गिफ्टेडनेस को हम इस तरीके से देख रहे हैं और इससे सभी बच्चे को फायदा होगा जो भी इस तरह का होगा। चलो अब नेक्स्ट है, कितना हम लोग पढ़े हैं, 2 4 6 पेज पढ़े हैं, 2 पेज और पढ़ लेते हैं कम से कम। बीच में थोड़ा ब्रेक लेना होगा तो बता सकते हैं। 1 घंटे हुए हैं तो हमें लगता है 5 मिनट ब्रेक लें क्या, या कंटिन्यू करें 2 मिनट? नहीं, ब्रेक 5 मिनट। हाँ जरूरी है, हम ऐसे नॉर्मल बात भी कर सकते हैं, ब्रेक करते हैं कि हम लोग बातचीत करते रहेंगे ऐसे, कुछ भी क्या समझ में आया क्या। मतलब ये सब समझ में आ रहा था? हाँ, आ रहा था। गौतम जी क्या हाल है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है। हाँ समझ में आएगा ऐसे तो। मोदी जी वाला लगा। मोदी जी वाला अच्छा लगा? एग्जाम्पल देते हैं तो पूरा तो प्रतीक बैठ जाता है। हाँ एग्जाम्पल से कोशिश करते हैं कि वो कनेक्ट कर दें। तो ज़्यादा याद आवाज नहीं किधर रहता। छोड़ रहा है? आपके दिमाग में इतना एग्जाम्पल आता कहाँ से है? हम जब पढ़ाने बैठते हैं पता नहीं कहाँ कहाँ से आकाशवाणी होने लगता है। हम खुद नहीं सोचते हैं कि ऐसा पढ़ाएंगे, जब पढ़ाते हैं तो अपने आप आने लगता है। म्यूट, अच्छा चलो आगे बढ़े क्या? अच्छा म्यूट हो गया ना, चलो। जिनको मतलब बोलना होगा बोल सकते हैं अनम्यूट करके, लेकिन जब नहीं बोलेंगे तो अगर थोड़ा शोरगुल होता है तो उसको म्यूट कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़े क्या? पानी वानी पी लीजिए, पास में बोतल उतल है तो उसके बाद बढ़ते हैं। अब आसान है ये और इंटरेस्टिंग है ये सब वाला। 2 पेज में हमें लगता है मतलब आराम से हो जाएगा, 2 पेज कर ही लेंगे, उसके बाद आगे करेंगे। 2 पेज कर लेते हैं, डेली 10 पेज करेंगे ना, 10 तो 2-3 दिन में खत्म करने का टारगेट हो जाएगा। 1 घंटा का रिकॉर्ड ना सेव कर देते हैं, फिर हम नेक्स्ट पार्ट में रिकॉर्ड कर। अच्छा, हम लोग अब पढ़ेंगे पार्ट 2 के अंतर्गत, यानी कि अब इससे पहले हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ IQ, उसके बाद हमने पढ़ा था इंटेलिजेंस क्या होता है और फिर कैसे इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के तहत हमने बहुत सारी बातें पढ़ी है, जिसमें कि शिक्षक के लिए कैसे होना चाहिए दिशा निर्देश, मोटिवेशन क्या होता है हमने ये भी पढ़ा। अब्राहम मॉस्लो का काफ़ी जो 5 स्टेज ऑफ उसका नीड था, है ना, उसको हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा था, है ना। साइकिल ऑफ मोटिवेशन क्या होता है उसको हमने अभी पढ़ा था कुछ देर पहले। और अब हम थोड़ा सा क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस के बाद सीधा आते हैं थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, ठीक है।
स्टार्ट करते हैं। तो थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस यानी कि बहुबुद्धि का सिद्धांत, इसको हॉवर्ड गार्डनर ने दिया था। किसने दिया था? हॉवर्ड गार्डनर। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तो हॉवर्ड गार्डनर ने दिया था। और ये कहते ये हैं कि जो इंसान का जो इंटेलिजेंस होता है, अभी हम लोग इंटेलिजेंस पे ही बात कर रहे हैं, कुछ देर पहले बात की थी इंटेलिजेंस पे, लेकिन ये थ्योरी नया है, हॉवर्ड गार्डनर का ये सिद्धांत है। मल्टीपल इंटेलिजेंस इज ऑल्सो नोन एज मल्टीपल डायमेंशनल इंटेलिजेंस। इनका कहना यह है कि मतलब इंसान का जो इंटेलिजेंस होता है ना, वो अलग अलग दिशा में होता है। हम किसी के सिर्फ पढ़ाई के माध्यम से जज नहीं कर सकते वो इंसान इंटेलिजेंस है ना। तो ये चीज बच्चों के बारे में इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि जब हम अपने बच्चे को क्लास में पढ़ाएं या फिर अपने घर के बच्चे को हम जब परवरिश करें तो उसमें हम उस इंटेलिजेंस को ढूंढें। ऐसा नहीं कि मार मार के डेली पढ़ाएं, 2 ट्यूशन भेजें पढ़ने के लिए, नहीं पढ़ने का मन कर रहा है फिर भी मार मार के पढ़ा रहे हैं। इसका मतलब आप उसके किसी खास इंटेलिजेंस को नहीं पकड़ पा रहे हैं और उसके उस इंटेलिजेंस की आप हत्या कर रहे हैं। कहने का मतलब ये हुआ। तो इन्होंने 8 प्रकार के इंटेलिजेंस की चर्चा की है, जिसमें कि हर बच्चे या हर व्यक्ति में वो कोई न कोई एक इंटेलिजेंस होगा। तो काफी मजेदार है, इसको हम समझेंगे। और जब हम बता रहे होंगे तो मैं आप सभी से ये बात जरूर कहूंगा कि आप अपने अंदर ना वो इंटेलिजेंस को ढूंढना कि जब हमने इस तरह से 8 इंटेलिजेंस को पढ़ा है तो मेरे अंदर क्या है। पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते ना कुछ पॉइंट क्लिक कर जाएगा आपको, अच्छा मेरे अंदर भी तो ये है। जैसे मैं पढ़ता था तो मेरे नोट्स में लिखा भी होगा मेरे अंदर भी ये इंटेलिजेंस है, मैंने ऐसे लिख दिया। तो आप लोग भी ऐसा करना। अभी हम जब पढ़ाएंगे मेरे नोट्स में लिखा भी होगा जो हमने PDF भेजा है। तो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो 8 प्रकार के जो इंटेलिजेंस की चर्चा करते हैं हॉवर्ड गार्डनर साहब, आखिर ये कहते क्या हैं। सबसे पहली बात है कि ईच ऑफ दिस इंटेलिजेंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। जो हम 8 प्रकार के इंटेलिजेंस की चर्चा करेंगे यह अपने आप में स्वतंत्र है, किसी एक का संबंध दूसरे से नहीं है, ये ध्यान रखना है। हॉवर्ड गार्डनर के अनुसार से जो इंटेलिजेंस है उसका हर एक इंटेलिजेंस जो है वो दूसरे से स्वतंत्र है। ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ये दूसरे से स्वतंत्र है। दूसरा ये भी कहते हैं कि इंटेलिजेंस इज नॉट ए सिंगल एंटिटी, यानी कि बुद्धि कई प्रकार की होती है, कोई एक क्षमता नहीं है कि हम एक क्षमता का जज कर लिए कि बच्चा पढ़ने में कमजोर है, इसको चलो हम नई पढ़ाई लिखाई करवाएंगे, नाम कटवा के चलो घास करवाते हैं, खेत में काम करवाते हैं। नहीं, उसका कोई वो क्षमता नहीं है पढ़ने का, इसका मतलब किसी और क्षमता उसमें अंदर होगा। अच्छा, इसीलिए टीचर कैन टीच इन मल्टीपल वेज, अर्थात अधिगम भी कई प्रकार से हो सकता है। ठीक है, आगे हम आप शुरू करते हैं। पहला जो उसका इंटेलिजेंस है वह लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस यानी भाषाई बुद्धि। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे अंदर सेंटेंस यानी कि भाषा का यूज करने का मतलब बुद्धि जो है वो इतना ज्यादा है कि हम अपने भाषाई स्किल में बहुत ज्यादा दक्ष हैं। जैसे मान लो किसी से बात कर रहे हैं तो हमसे प्रभावित हो जाता है, कोई आपसे मान लो मिलने आता है तो वो आपकी तारीफ करने लगता है। तो उसी प्रकार से आप कोई डिबेट में पार्टिसिपेट करते हैं, आप मान लो जीत जाते हैं, कोई प्राइज जीत जाते हैं। डिस्कशन में शामिल होते हैं तो आप किसी को मतलब आसपास भटकने नहीं देते हैं, अपनी बातों से अपनी बात मनवा लेते हैं सामने वाले से, और यही सब का एग्जाम्पल है। तो ये पहला ये कह रहा है कि स्किल्स इन्वॉल्व्ड इन द प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ लैंग्वेज, यानी कि हमारा स्किल्स प्रोडक्शन भी करता है भाषा का और उसका यूज भी करता है, भाषाई कौशल जिसके पास होता है। जैसे अभी आपने एग्जांपल दिया था कि आप इतना ज्यादा एग्जांपल कैसे मतलब दे देते हैं, अभी बोला था ना आपने किसी ने शायद। तो इसका मतलब ये, हाँ, इसका मतलब ये है कि हम जब पढ़ा रहे हैं आपको तो हम प्रोडक्शन भी कर रहे हैं भाषा का। एग्जाम्पल जो दे रहे हैं वो कोई लिखा हुआ इसमें नहीं है, लेकिन जब हम बोलते हैं तो वो प्रोडक्शन भी हो रहा है, यानी कि उत्पादन भी भाषा का कर रहे हैं अपने माइंड से, और उसका यूज भी आपके साथ कर रहे हैं। इसका मतलब पहला स्किल मेरे अंदर है। आपके अंदर क्या आप लोग ढूंढिएगा, हम अपनी तरफ से बोल रहे हैं। दूसरा है पर्सन हाई ऑन दिस इंटेलिजेंस आर वर्ड स्मार्ट, यानी कि जो पर्सन होता है इस तरह के इंटेलिजेंस में वह शब्दों को बहुत स्मार्टली यूज करना जानता है, जिसको हम कई बार बोलते हैं अपनी भाषा में हम शब्दों की जादूगरी, यानी कि वो शब्दों का इस्तेमाल इतना अच्छा करेगा कि जब कुछ लिखता है कुछ बोलता है सामने वाला कहता आह क्या बात है, कितना अच्छा बोला। आगे है रीडिंग, हियरिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, डिबेटिंग, डिस्कशन।
इस सभी में ना वो उसका मतलब स्किल काफी ज्यादा होता है, अच्छा होता है, और वो मतलब काफी दक्ष होता है इस चीज को करने में। जैसे कि सबसे अच्छा एग्जाम्पल उन्होंने यहाँ पे दिया है रविन्द्रनाथ टैगोर का और स्वामी विवेकानंद का। इसलिए एग्जाम्पल इनका दिया है, फेमस इसलिए है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जब गीतांजलि लिखते हैं तो इन्हीं गीतांजलि पुस्तक के लिखने के कारण उन्हें नोबेल पुरस्कार मिलता है। आपको याद होगा तो आप इस जी के जैसे में पढ़े होंगे। तो नोबेल पुरस्कार जब मिलता है तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ मतलब उसी पुस्तक के कारण उनकी प्रसिद्धि हुई है। वो तो बाद में पुरस्कार मिला तो लोग उसको जान गए, अच्छा ये नोबेल पुरस्कार इनको मिला है, लेकिन इससे पहले उन्होंने हजारों कविताएं लिखी, हजारों बातें ऐसी लिखी जो कि अमर है उनकी लेखनी के कारण। उसी प्रकार से स्वामी विवेकानंद का नाम इसलिए आता है क्योंकि जब ये शिकागो गए थे अपने संबोधन के लिए, तो उन्होंने मात्र 2 से 3 मिनट में अपने देश के बारे में अपने बातों के माध्यम से इस तरीके से वहाँ के लोगों को प्रभावित किया कि वहाँ के लोग ही सिर्फ नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग अमेरिका में स्वामी विवेकानंद के फैन हो जाते हैं और पूरी दुनिया में इनका नाम फेमस हो जाता है। उस जमाने में जब टेक्नोलॉजी नहीं थी उतनी ज़्यादा, ना नेट था, ना अभी तरह का यूट्यूब था, समझ लो कि उस इंसान के अंदर कितनी ज़्यादा भाषाई कौशल होगी, जिसके कारण से सामने हजारों लाखों की भीड़ को प्रभावित करके पूरी दुनिया में अपना अलग पहचान बनाता है। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ स्वामी विवेकानंद। दूसरा हम आगे बढ़ते हैं, लॉजिकल मैथमेटिकल स्किल। मान लो किसी बच्चे में क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत फास्ट होता है। क्वेश्चन देखेगा, मुझे याद है मेरे क्लास का एक बच्चा था, बच्चा नहीं मतलब मेरे क्लास का एक स्टूडेंट दोस्त था, वो बोर्ड पे टीचर क्वेश्चन लिखते थे और सोचते सोचते वो आंसर बता देता था। तो हम बोलते थे भाई तुम कैसे आंसर बता देते हो, तो वो बोलता था कि हम सोच रहे हैं, क्वेश्चन सर लिखाते हैं ना, हम उस समय मने मन सोचने लगते हैं ये ऐसा होगा। इसका मतलब उसका मैथमेटिकल स्किल काफी अच्छा है। वैसे मान लो पर्सन हाई ऑन दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस कैन थिंक लॉजिकली एंड क्रिटिकली। वो लॉजिकली सोच सकता है, क्रिटिकली सोच सकता है। जैसे मान लो साइंटिस्ट होते हैं, है ना, नोबेल प्राइज विनर्स होते हैं, ये सब इस मामले में काफी मतलब स्ट्रांग होते हैं। जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम एग्जाम्पल दिया गया और एपीजे अब्दुल कलाम का नाम दिया गया है क्योंकि उन्होंने अपने तर्कपूर्ण बुद्धि का उपयोग करके मिसाइल भी बनाया एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने, और अल्बर्ट आइंस्टीन ने बहुत सारे थ्योरी भी दिए। तो ये उसका एग्जाम्पल है लॉजिकल मैथमेटिकल का, है ना। तीसरा है स्पेटियल इंटेलिजेंस, स्थानिक बुद्धि। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि इसका विजुअल इमेज और पैटर्न्स फॉर्म करने में इस्तेमाल किया जाता है इस इंटेलिजेंस का। जैसे मान लो नाविक है ना, मूर्तिकार है, पेंटर है, आर्किटेक्चर है। मान लो जिसने ताजमहल बनाया होगा, क्या इंसान रहा होगा, है ना, उसके अंदर क्या कौशल रहा होगा जो ताजमहल जैसे सुंदर इमारत की रचना उन्होंने की। इसका मतलब ये एस्थेटिकल बुद्धि उसके अंदर थी, आर्किटेक्ट्स बनाने की बुद्धि थी, इंटीरियर करने की बुद्धि थी, डेकोरेट करने की बुद्धि थी, है ना। जो मानचित्रकार होता है, कार्टोग्राफर्स, जो पायलट होता है, जो सर्जन्स होता है, जो लोगों का ऑपरेशन करते हैं, इसका मतलब यह है कि ये सब स्थानिक बुद्धि का उदाहरण है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, इसके बारे में सोचते रहना है। क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि निम्न में से कौन सा स्पेटियल इंटेलिजेंस का उदाहरण है, कौन सा लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस का उदाहरण है ना। तो ये ध्यान रखना एग्जाम्पल, मूर्तिकार जो हो गया, जो पेंटर हो गया, ये सब क्या है, स्पेटियल, स्थानिक बुद्धि, है ना। ये ऐसा इसलिए कहा गया कि वो किसी खास स्थान में अपनी कला का मतलब प्रदर्शन करता है ना। जो नाविक है, क्या वो हवाई जहाज उड़ाएगा? नहीं ना, वो समुद्र में या वो नदी में अपना नाविक जो होता है वो अपने चाल को दिखाता है या अपने तरीके से हैंडल करता है किसी खास स्थान में। इसलिए स्थान से याद रखना स्थानिक बुद्धि, ठीक है। मूर्तिकार है, दुर्गा पूजा में बंगाल का मूर्ति पूजा जो होता है, बंगाल का दुर्गा पूजा या मुंगेर का दुर्गा माता, बड़ी दुर्गा क्यों फेमस है? क्योंकि वहाँ का मूर्तिकार ने बहुत अच्छे से बनाया है, ठीक है। उसी प्रकार से मानचित्रकार होता है, पायलट होता है, सर्जन्स होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब चौथा है म्यूजिकल इंटेलिजेंस, संगीत बुद्धि। ये जो होता है ना, सेंसिटिविटी टू म्यूजिकल रिदम्स एंड पैटर्न्स, इट इज द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस, क्रिएट एंड मैनिपुलेट म्यूजिकल पैटर्न। जैसे मान लो ए.आर. रहमान, सोनू निगम, लता मंगेशकर, ये सब क्या है, उसी के मतलब उदाहरण है क्योंकि उनका जो म्यूजिकल इंटेलिजेंस है काफी ज्यादा तय है। नेक्स्ट हमारा है बॉडली काइनेस्थेटिक, है ना। तो इसमें क्या है कि यूजिंग होल और पोर्शन ऑफ द बॉडी फ्लेक्सिबली एंड क्रिएटिवली। अच्छा, इसमें कोहली का एग्जांपल इसलिए दिया गया है
तो देखना कि वो इतना ज़्यादा एक्सरसाइज करता है और इतनी उम्र में भी वह मतलब अपने बॉडी फिटनेस को इतना अच्छा रखा है कि वो अपने खास प्रकार के स्किल के माध्यम से वो रन बना लेता है, यानी कि कलाई का उपयोग करके अच्छे से दौड़ के इतना तेज भी दौड़ता है इस उम्र में भी। इसका मतलब उसके अंदर वो उसका जो बॉडी है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल है, ठीक है। उसमें उदाहरण क्या क्या आएगा, एथलीट्स का उदाहरण आएगा, डांसर का उदाहरण आएगा जो डांस करते हैं, एक्टर्स जो होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं, जिम्नास्ट होते हैं, सर्जन्स होते हैं, ये सब क्या है, ये सब सच काइंड ऑफ इंटेलिजेंस हैं, ये सब ध्यान रखना है ना। हाँ अच्छा, इसमें नोट दिया हुआ है सर्जन और पायलट जो है कॉमन है, इसलिए ज़्यादा महत्व इसे स्पिरिटियल में दें, स्थानिक वाले में। अगर सर्जन का एग्जांपल आएगा ना या पायलट का, इसको स्थानिक में मतलब ध्यान रखना है, देना है ज़्यादा ध्यान, इसको बॉडली काइनेस्थेटिक में ध्यान नहीं देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। छठा है इंटरपर्सनल स्किल। इसमें होता यह है कि सेंसिटिविटी टू सटल एस्पेक्ट्स ऑफ अदर्स बिहेवियर, वही बात है, दूसरे के व्यवहार वो भावनाओं को समझना इंटरपर्सनल स्किल कहलाता है। जैसे मान लो कि काउंसलर जो होता है, जो काउंसलिंग करता है, पॉलिटिशियन जो होते हैं, सोशल वर्कर होते हैं, रिलीजियस लीडर होते हैं, ये सब क्या करते हैं, ये हाई इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस इसके अंदर होता है। जैसे महात्मा गांधी का एग्जाम्पल है, मदर टेरेसा का एग्जाम्पल है। क्यों? महात्मा गांधी जब आते हैं भारत 1915 में, वो पूरे 1 साल तक भारत भ्रमण करते हैं और सबसे जाके मिलते हैं। और शुरू में जब उनका पहला सत्याग्रह होता है 1917 में चंपारण में, फिर खेड़ा में होता है, फिर अहमदाबाद मिल मजदूर का स्ट्राइक होता है, एक साथ लगातार तीनों मैच जीत जाते हैं, यानी कि हैट्रिक लगाते हैं अपने जीत की। किसकी वजह से? ये अंतर व्यक्तिक कौशल की वजह से। क्या करते हैं वो, मिल मजदूर का समस्या बात कर लिया अंग्रेज से, चंपारण गए, वहाँ पे नील के किसान से मिले, फिर अंग्रेजी से बात किए, उसके बाद सबसे मिल के बात कर के ना अपनी बातों से प्रभावित कर देते हैं, इसलिए अंतर व्यक्तिक कौशल इनके अंदर ज़्यादा है, ठीक है। सातवां है इंट्रापर्सनल, यह है अंतः व्यक्तिक। इंटर में क्या होता है, एक व्यक्ति नहीं होता है, 2-3 व्यक्ति होता है, व्यक्तियों का समूह होता है और आप उससे मिलकर प्रभावित करते हैं उसके अपनी बातों से। इंट्रा में क्या होता है, ये अपने बारे में होता है, वंस फीलिंग। इसमें मतलब इंसान अपने बारे में एक तरह से सोचता है कि हमारे लाइफ का मकसद क्या है, क्यों आए हैं, अपने फीलिंग को सोचता है कि हमें गुस्सा बहुत आता है, मन नहीं लगता है, यानी कि अपने मकसद में अपने आप को ढूंढता है। अच्छा, ऐसा जो होता है इंसान ना, जो अपने पहचान को ढूंढने में, अपने लाइफ के मीनिंग को ढूंढने में ज़्यादा समय लगाता है, इसका मतलब उसके अंदर इंट्रापर्सनल स्किल, इंग्लिश याद रखना, इंट्रापर्सनल, इंटर याद रखना, इंटर मतलब प्रवेश करना, एक से अधिक व्यक्ति होता है, इंट्रा मतलब अपने अंदर, है ना। तो इसमें सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इनका आता है महात्मा बुद्ध का, है ना, अरिस्टोटल का, है ना, सदगुरु जो मतलब जो दक्षिण भारत में देखना कि वो शिव की पूजा जो करते हैं वो सदगुरु, उसका बुद्धा, ये सब फिलोसफर जो होते हैं, ये सब इंट्रापर्सनल स्किल का इंटेलिजेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। और लास्ट है 8वां है नेचुरलिस्टिक, प्राकृतिक बुद्धि। ये क्या होता है, नेचुरल वर्ल्ड की तरफ काफ़ी ज़्यादा इनका मतलब ध्यान रहता है और उससे काफ़ी मतलब जुड़ाव रखता है, मतलब इसका माइंड उससे जुड़ा होता है। जैसे मान लो हंटर्स है, फार्मर्स है, टूरिस्ट होता है, बोटनिस्ट होता है, जूलिस्ट होता है, तो ये सब क्या होता है कि नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस इनके अंदर होता है और नेचर में किसी खास चीज़ के प्रति इनका लगाव होता है। जाते हैं कहीं जंगल तो ढूंढते रहते हैं अपने काम की चीज़ें, कोई पेड़ पौधा देखेंगे, कोई जानवर को देखेगा, है ना, ये सब उसके अंदर स्किल होता है। तो ये था मतलब पूरा ये इसके बारे में, किसके बारे में, मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत जो था, बहुबुद्धि का सिद्धांत, उसके बारे में था। अब नेक्स्ट क्या है, पढ़ लेते हैं, प्याजे वाला ये तो पढ़ा हुआ है, थोड़ा जल्दी हो जाएगा, है ना। यह त्रिबुद्धि का सिद्धांत, ट्राई आर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, ये भी पढ़ ही लेते हैं। वो 8 पर जब लिए तो त्रिबुद्धि का सिद्धांत भी पढ़ लेते हैं। पहला है, अच्छा इसको दिया किसने, विलियम स्टर्नबर्ग। किसने दिया, विलियम स्टर्नबर्ग। यही पूछेगा त्रिबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, विलियम स्टर्नबर्ग। और जब पूछेगा मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत किसने दिया, गार्डनर। अरे देखो, मल्टीपल में क्या होता है, बहुत ज्यादा, बहुभूत। तो मल्टीपल गार्डन में क्या होता है, बहुत सारा फूल होता है ना। जैसे गार्डन का नाम आएगा ना तो याद रखना बहुबुद्धि, यानी बहुत सारा फूल। जैसे बहुत सारा फूल होता है ना गार्डन में,
उसी प्रकार से बहुत सारा बुद्धि होता है, ठीक है। ऐसे ही इस ट्रिक से याद रखना। गार्डन याद रहेगा ना? गार्डन याद रहेगा ना? बोलो ना, मेरा गला फंस गया चिल्लाते चिल्लाते। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। याद रहेगा। हाँ भैया, ये ध्यान रखना है। उसके बाद ट्रायआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस में क्या है, विलियम स्टर्नबर्ग हैं, इसको बोलते हैं त्रिबुद्धि सिद्धांत। इसमें कहते ये हैं कि 3 प्रकार का ये सिद्धांत होता है इंटेलिजेंस का, प्रैक्टिकल, क्रिएटिव और एनालिटिकल। वो कहते ये हैं कि जो प्रैक्टिकल होता है वो मतलब एक प्रकार का इंटेलिजेंस होता है जो बच्चा अपने तरीके से प्रैक्टिकल करके सीखता है या इंसान सीखता है। उसी प्रकार से मेटा कंपोनेंट का, इसको बोलते हैं विश्लेषणात्मक बोलते हैं। उसके पहले होता है क्रिएटिविटी, यानी कि वो एक्सपेरिमेंटल करेगा, यानी कि रिसर्च करेगा, उसका क्रिएटिव करेगा और लास्ट में जाके विश्लेषण करता है कि आखिर हमारे अंदर क्या क्षमता है। ये 3 प्रकार का सिद्धांत है, ध्यान रखना। प्रैक्टिकल उतना डिटेल में नहीं जाएगा, ये पूछेगा PCA को याद रखना, PCA। P से प्रैक्टिकल, C से क्रिएटिविटी, A से एनालिटिकल, ठीक है, PCA। इसलिए अच्छा, पहला क्या होता है, कंपोनेंशियल। इसमें क्या है, कंपोनेंशियल, इसका मतलब होता है कि थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन इफिशिएंटली, यानी कि हम मतलब विश्लेषण करते हैं और काफ़ी एब्स्ट्रैक्टली सोचते हैं और प्रोसेस करते हैं इंफॉर्मेशन को काफ़ी अच्छे तरीके से। दूसरा एक्सपेरिमेंटल, रचनात्मक, वही फॉर्मुलेट न्यू आइडिया टू कंबाइन सीमिंगली अनरिलेटेड फैक्ट्स, यानी कि हम नया आइडिया से सोचते हैं और उसको कंबाइन करके किसी और आइडिया से जोड़कर हम उस तरह से देखते रहते हैं। जैसे मान लो कॉन्टेक्चुअल, सेव द एनवायरनमेंट टू मैक्सिमाइज वंस स्ट्रेंथ, कंपेंसेट वंस वीकनेस, यानी कि हम एक तरह से इन्वायरमेंट से क्या होते हैं, उस सेफ होते हैं और हम अपने स्ट्रेंथ के साथ साथ हम अपने वीकनेस से भी वाकिफ होते हैं, है ना। तो इसी को बोलते हैं कॉन्टेक्चुअल, यानी प्रायोगिक, है ना। अब लुइस जो है थर्स्टोन, ये मतलब इसमें कुछ नहीं इसे पूछता है, लेकिन ध्यान रखने के लिए सिर्फ वर्ड मीनिंग सुन लेते हैं। 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटी होती है, 1 2 3 4 5 6 7। ये मतलब लुइस थर्स्टोन के अनुसार से 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटी होती है। ये ग्रुप फैक्टर थ्योरी भी कहा जाता है। 7 फैक्टर्स उसमें क्या क्या है, जो इंडिपेंडेंट होते हैं उसको देखते हैं। पहला होता है स्पिरिचुअल, जो हमने ऊपर देखा था, स्पिरिचुअल देखा था ना, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। इसी प्रकार से होता है, हाँ, ये होता एक है P से परसेप्चुअल एबिलिटी, अवधारणात्मक क्षमता, परसेप्चुअल, है ना। तीसरा है न्यूमेरिकल एबिलिटी, किसी का मान लो मैथ बहुत अच्छा है, इसका मतलब न्यूमेरिकल एबिलिटी है ना। किसी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, उसको परसेप्चुअल एबिलिटी बोलेंगे, है ना, अवधारणा बना हुआ उसका। वर्बल एबिलिटी, सॉरी, वर्बल कम्प्रिहेंशन का मतलब है भाषा समझने में संबंधित होते हैं। वर्ड फ्लुएंसी का मतलब होगा भाषा बोलने से संबंधित है। मेमोरी का मतलब स्मृति से, और रीजनिंग का मतलब तर्क शक्ति से है। तो ये सारा इसका था लुइस थर्स्टोन का, ये 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटी होता है। अच्छा, पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत क्या कहता है कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, और जो ये क्या है, पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत में कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करता है, पता ही है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, बौद्धिक विकास। पियाजे वाज स्विस साइकोलॉजिस्ट, स्विस का रहने वाला था, एक मनोवैज्ञानिक था। इन्होंने बच्चों को एक्टिव कंस्ट्रक्टर कहा। ये क्वेश्चन यहीं से पूछेगा कि पियाजे ने बच्चों को एक्टिव कंस्ट्रक्टर कहा, पेसिव नहीं, यानी कि बच्चा सक्रिय निर्माता होता है और ज्ञान का सृजन करता है ना, इसलिए कहा गया। एक्टिव कंस्ट्रक्टर बोलते हैं और बिल्डर ऑफ नॉलेज भी बोलते हैं, यही कीवर्ड ध्यान रखना है। बिल्डर ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं बच्चे, इसलिए पियाजे के अनुसार क्या है कि बच्चे एक्टिव कंस्ट्रक्टर भी होते हैं और बच्चे ज्ञान के निर्माता भी होते हैं। अच्छा, बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, ये भी इसी ने कहा। क्वेश्चन पूछेगा, लिटिल साइंटिस्ट का मतलब कॉन्सेप्ट या लिटिल साइंटिस्ट की अवधारणा किसने दी, तो पियाजे ने दी। किसने दी? पियाजे ने दी, ठीक है। अच्छा, इन्होंने एक और कॉन्सेप्ट दिया स्कीमा का, ये भी पूछेगा, डिवाइड कर लो। स्कीमा का मतलब होता है मेंटल स्ट्रक्चर, यानी कि हम अपने मन में एक ना पहले से कोई ज्ञान के आधार पर एक धारणा बना ली है कि अच्छा लड़के ऐसे ही होते हैं, लड़की ऐसे ही होती है, गांव वाले ऐसे ही होते हैं, है ना। एक सोच लेते हैं अरे यार वो तो ऐसे ही होते हैं, किसी स्टेट के बारे में धारणा बना, बिहारी ऐसा ही होता है। ये सब क्या है, स्कीमा है, यानी कि हमने सोच लिया ऐसे ही होता है, सुनी सुनाई बातों के आधार पर मानसिक संरचना बना लिया, ठीक है। तो बच्चे एक्टिविटी द्वारा अपने संज्ञान का निर्माण जारी रखते हैं। और पियाजे एक तरह से क्या है, ये रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट है,
अभी मतलब हमने ऊपर बताया था ना कि रचना, ज्ञान की रचना में ये विश्वास करते हैं। उसी इसीलिए कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है रचना करना। तो बच्चे अपने ज्ञान की रचना करेंगे, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इस थिंकर को कंस्ट्रक्टिविस्ट, रचनावादी। तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि रचनावादी मतलब जो थिंकर है उनमें से कौन है, तो पियाजे हैं। ठीक है। पियाजे का सिद्धांत हमें बताता है कि बच्चा एक मानसिक संज्ञानात्मक संरचना के साथ पैदा होता है जो 14 या 15 साल की उम्र में अधिकतम विकास प्राप्त करता है ना। और पियाजे ने संज्ञानात्मक बौद्धिक विकास को 4 स्टेज में बांटा है ना। और कलेक्टिव मोनोलॉग, सामूहिक एकालाप दिया 3 से 5 वर्ष, यानी कि ये सामूहिक एकालाप करता है। ठीक है। दूसरा है इसमें कि पियाजे के अनुसार जो विकास है एक असतत प्रक्रिया है, ये डिसकंटिन्यूअस, यही क्वेश्चन पूछेगा। हमने उस शुरू में पढ़ा था कि जो पियाजे है सॉरी, हमने पढ़ा था कि जो डेवलपमेंट है एक तरह से कंटिन्यूअस प्रोसेस, हमने यही पढ़ा था ना। लेकिन जब हम यहाँ पे देख रहे हैं पियाजे के अनुसार, तो पियाजे ये कहता है कि जो विकास जो होता है ना, ये एक तरह से डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, क्योंकि ये हर स्टेज में होता है, अलग अलग होता है, किसी का कुछ होता है, किसी का कुछ होता है, ये डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस मानता है। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है। ठीक है। और उसके बाद लास्ट पॉइंट हमारा है ये एलिमेंट्स, MESE। इसमें क्या है, मैच्योरेशन होता है ना। तो मैच्योरेशन जो होता है परिपक्वता, जेनेटिक्स भी होता है और हेरिडिटी से भी आता है। ये एक्सपीरियंस यानी अनुभव, ये एक्टिविटी बेस्ड होता है, एक्टिविटी से आता है। सोशल इंटरेक्शन जो होता है सामाजिक अंतःक्रिया, और यह इक्विलिब्रियम, संतुलन बनाना। अब प्रोसेस ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है कि हम अडॉप्ट करते हैं, है ना। ये फिर ऑर्गेनाइजेशन, संगठन होता है। और जब हम अडॉप्ट करते हैं तो हम आत्मसात करते हैं किसी व्यवहार को, किसी थॉट को, और फिर हम समायोजन होते हैं, एकोमोडेट होते हैं। जैसे मान लो कि दिल्ली को पहली बार जाएगा, एग्जाम्पल के तौर पे, जो दिल्ली पहली बार जाएगा, मैं भी पहली बार गया था, कोई भी जाता है पहली बार, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले मतलब अडॉप्ट करेगा चीज़ों को। अडॉप्ट कैसे करेगा, तो पहले वहाँ के कल्चर को आत्मसात करेगा। अच्छा, यहाँ पे ऐसे लोग रहते हैं, ऐसे रहना होता है, रात में खाते हैं, रात में भी टहल सकते हैं क्या। गांव में तो डर लगता है कि रात में कोई मतलब कुछ कर ना दे, कुछ बात ना हो जाए, लेकिन शहरों में लोग ऐसे टहलते हैं। फिर भी घटनाएं होती है, बट वो एक कल्चर है, उसको आत्मसात करेंगे। टहलना, घूमना, सोना अलग कल्चर है। फिर वो उसके आदत के शिकार हो जाएंगे और उसी में एक तरह से अपने आप को समायोजित कर लेंगे, एकोमोडेट कर लेंगे। फिर धीरे धीरे क्या होगा, वो इक्विलिब्रियम यानी कि संतुलन में हो जाएंगे। शुरू में दिक्कत होती है, बट बाद में अडॉप्ट कर लेते हैं, फिर जाके एकोमोडेट भी कर लेते हैं। तो ठीक है, ये पूरा अच्छा प्रोसेस ऑफ क्या है, कहाँ है, प्रोसेस ऑफ एडॉप्टेशन। पहले क्या होता है, एसिमिलेशन होता है, जोड़ना या आत्मसात करना। फिर संतुलन होता है, फिर नई परिस्थिति आती है, फिर असंतुलन होता है, उसका फिर समायोजन होता है। लेकिन जब भी कोई नई स्थिति आएगी तो हम असंतुलित होंगे। ठीक है। और उसके बाद फिर जाके समायोजन होगा। एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन को एग्जिस्टिंग स्कीमा में ऐड करना, है ना। पहले से जो हमने मतलब सोच रखा है कि नहीं, मतलब दिल्ली ऐसा है, बिहार ऐसा है, जब हमें पता चला तो हम उसमें इंफॉर्मेशन को ऐड करेंगे, है ना। उसको बोलते हैं एसिमिलेशन, ऐड करना। दूसरा एकोमोडेशन, यानी कि अपने इन्फॉर्मेशन को एडजस्ट या मैनिपुलेट या मॉडिफाई करना। यानी कि जब हमें पता चल गया कि बिहारी अच्छे होते हैं, हमने ऐसे ही फालतू में रील में देखा था कि बिहारी लोग काफ़ी कट्टा लेके चलते हैं, बदमाशी होती है, या बेगूसराय के लोग काफ़ी खचेल होते हैं, या मतलब इस तरह से बदमाशी करते हैं, ये सब सुन सुनाई बातें होती है। लेकिन जब हम इन्फॉर्मेशन को सही अपने में माइंड में एडजस्ट करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, तब जाके हमें समझ में आता है नहीं, हमें ऐसे नहीं सोचना चाहिए, हम एकोमोडेट कर लेते हैं कि अच्छा ये भी अच्छे लोग हैं। तो पियाजे के अनुसार क्या है, संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं होती है। पहला होता है सेंसरी मोटर स्टेज, जो हमने बताया था इससे पहले की क्लास में, याद आ रहा है ना। ये क्वेश्चन आएगा, ये ध्यान रखना भी यही से पूछता है कि पियाजे के अनुसार जो होता है संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं होती है। पहला होता है सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 वर्ष। दूसरा होता है दूसरा होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष। तीसरा होता है कंप्लीट ऑपरेशनल स्टेज, यही से क्वेश्चन आता है 7 से 11 वर्ष, मूर्त संक्रियाय अवस्था। और फोर्थ है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 11 से 15 वर्ष होता है। तो इस चारों को हम एक बार देख लेते हैं तेजी में, फिर क्लास खत्म करते हैं।
पहला सेंसरी मोटर स्टेज क्या होता है? अच्छा, 0 से 2 वर्ष का जो बच्चा होता है ना, वो गत्यात्मक अवस्था, यानी कि होता है कि वो मतलब ज्यादा वो अपना दिमाग नहीं लगाएगा, है ना। जैसे कि बच्चा कोई 0 से 6 साल का मिस्टी की सिस्टर जो है छोटी, वो क्या है, वो सेंसरी मोटर स्टेज में है। दूसरा है इंद्रिय गात्मक अवस्था, यानी कि सिर्फ वो आँख कान नाक जीभ त्वचा से वो मतलब उस तरह से देखती है, बोलती है, उस तरह से। संवेदी पेशी अवस्था, जन्म से 2 वर्ष की आयु में होता है ये सब, ठीक है। ऑब्जेक्ट परमानेंस, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, है ना, वस्तु अस्थायित्व होता है। जैसे मान लो इसका मतलब ये हो गया, देखना कि बच्चा कोई हाथ में कुछ दे दोगे वो छोड़ता ही नहीं है, वो पकड़े रहता है, उस चाहे पूरा ताकत लगा देता है फिर भी वो नहीं छोड़ता है जल्दी। इसका मतलब है वस्तु के प्रति अस्थायित्व हो जाता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस बोलते हैं, है ना। इसके बाद है डिफर्ड इमिटेशन, विलंबित अनुकरण, यानी कि देखना कि बच्चा को तुम बोलेगे उधर मत जाओ, उधर ही जाएगा, और ये काम मत करो तो वही काम करेगा, यानी कि वो डिफर्ड इमिटेशन करेगा, यानी कि वो नकल तो करेगा लेकिन वो डिफरेंट तरीके से करेगा, जो कि तुम नहीं कहोगे उसके उल्टा करने लगता है ना। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है, यानी कि तुम बोल दोगे जा बाबू वो लेके आओ, तो वो कागज या कुछ भी वो जाके वो लेके आएगा, हाथ में दे देगा, है ना। ऐसा देखा ना बच्चे को। बच्चे की इंद्रियां ही शिक्षक होते हैं, यानी कि उसका इंद्रिया जो होता है आंख कान नाक जीभ त्वचा, वही आदेश देता है ऐसा करो, वही उसका शिक्षक होते हैं। और इस अवस्था में सेंस आर टीचर्स, ये क्वेश्चन पूछेगा, सेंस आर टीचर्स जो होते हैं वो बच्चे का होते हैं। और इस अवस्था में बच्चा हाथों एवं आंखों से सोचता है, अर्थात अपनी ज्ञान इंद्रियों से दुनिया की समझ विकसित करता है। थिंक विथ आईज हैंड्स एंड ईयर्स। दूसरा जो होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसमें क्या होता है, लैक्स ऑफ लॉजिक होता है, अभी लॉजिक उसका डेवलप नहीं होता है। और लैक्स ऑफ रिवर्सिबिलिटी, यानी कि पानी बढ़ बन सकता है और बढ़ पानी की नासमझ। अच्छा, वो क्या होता है कि वो मतलब कुछ ऐसा काम करेगा उसको समझ में नहीं आएगा, वो मतलब समझ नहीं पाता है कि क्या होगा नहीं होगा, तो वैसा कुछ कुछ देखना, कभी पानी को उठा के इसमें रख देगा, कभी वो बर्तन इस बर्तन का सामान उसमें रख देगा, वो उसका रिवर्सिबल थिंकिंग होता है, समझ नहीं पाता इसका क्या होगा। दूसरा होता है एनिमिज्म, निर्जीव वस्तुओं निर्जीव सजीव ना समझ। देखना इसीलिए कई बार देखना कि बच्चा हाथ में सांप पकड़ लेता है, ऐसा कोई यूट्यूब पे देखना होगा, कोई रील कोई वायरल होता है, बच्चा वो जाता है कुत्ता का वो पूंछ पकड़ लेता है, उसको पता नहीं कि वो काट लेगा, उसको पता नहीं कि वो कुत्ता मतलब वो ऐसे करेगा तो काट सकता है। इसका मतलब निर्जीव सजीव की समझ उसके पास नहीं है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा एनिमिज्म जो होता है वो किस अवस्था में होता है, एनिमिज्म यानी किस निर्जीव सजीव वस्तु की ना समझ होती है, वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है, जो 2 से 7 वर्ष की अवस्था में, है ना। और बच्चा इकोसेंट्रिज्म होता है, इस अवस्था में बच्चे को लगता है कि जैसा मैं सोचता हूँ वैसे ही पूरी दुनिया सोचती है ना। तो वो अपनी तरह से बोले मम्मा ये बताओ, मम्मा तुम पढ़ने क्यों नहीं जाती हो, पापा क्यों नहीं आप पढ़ते हो, तो क्या इसका मतलब क्या है कि उसको लगता है कि हम पढ़ रहे, पापा को भी पढ़ना चाहिए ना, मम्मी को भी पढ़ना चाहिए। तो वो अपने दुनिया से अपनी सोच से दुनिया को देखता है और वही उसी को पूरा दुनिया समझता है, ठीक है। और नेक्स्ट होता है सिंबॉलिक थॉट, लैंग्वेज ज्ञान एबीसीडी जो क ख ग सीखता है वो सिंबल में सीखता है, क लिख दोगे फिर बार बार क लिखेगा उसको। लैक ऑफ कंजर्वेशन, यानी संरक्षण बहुत कम होता है, बच्चों का ऐसा एहसास होता है कि विकेट ए में ज़्यादा पानी है जबकि दोनों में समान है, यानी कि लैक ऑफ कंजर्वेशन होता है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा उसको भ्रम दोष नहीं कह सकते हैं, लेकिन बच्चों को ऐसा एहसास होता है कि ऐसा है तो ऐसा है, तो ये पिक्चर के फॉर्म में सोचता है। जिससे सेंट्रेशन है, केंद्रीकरण, वो किसी एक चीज़ के बारे में सोचेगा तो वही चीज़ करता रहेगा जब तक उसको अपना छुड़ाओ। वो अगर मिट्टी में खेल रहा है तो मिट्टी पूरा बॉडी में लगा लेगा, पाउडर लगाया तो पूरा बॉडी में पाउडर लगा लेगा, यानी एक ही चीज़ में सेंट्रेशन उसका होता है, ठीक है। तीसरा है कंक्रीट ऑपरेशनल, 7 से 11 वर्ष, यानी लॉजिक के प्रति ज्ञान होना, अर्थात ये मूर्त संक्रियात्मक है ना, वो कुछ कुछ दिखाई देने लगा है, इसको लॉजिक भी डेवलप होने लगा है ना, वस्तुओं का वर्गीकरण भी करने लगा कि ये क्या है, ये कलर है, ये शेप है। इसलिए देखना कि बच्चे जब बड़े होते तो बोलेंगे हमको ड्राइंग दो, हम मेकिंग ये करेंगे वो बनाएंगे। इसका मतलब वस्तुओं का वर्गीकरण कर रहा है, वस्तुओं का संरक्षण भी कर रहा है, रिवर्सिबिलिटी का ज्ञान भी होना हो गया और वस्तुओं को सजाना भी आ गया, डिसेंट्रेशन भी आ गया, यानी कि अब विकेंद्रीकरण भी उसके अंदर आ गया। तुम बोलोगे नहीं ये काम छोड़ो, चलो ये चलो मार्केट चलते हैं, तो मार्केट भी जाएगा, वो अपना काम भी करेगा, यानी कि डिसेंट्रेशन हो जाता है। चौथा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, 11 से 15 वर्ष। अब यहाँ पे अमूर्त चिंतन होता है, लॉजिक कॉन्सेप्ट को समझना,
हाइपोथेटिकल जो होता है, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, ये भी काम करता है ना। और डिडक्टिव रीजनिंग निम्नात्मक चिंतन क्या होता है, इंडक्टिव में हम क्या करते हैं, उदाहरण से नियम की तरफ जाते हैं, और निगम में क्या होते हैं, नियम से उदाहरण की तरफ जाते हैं। ये हमने बताया था कल। ठीक है। लेव वैगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य जो होता है, लेव वैगोत्स्की सोशो कल्चर अप्रोच एक रूसी वैज्ञानिक है और सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट भी है माना जाते हैं, और ये सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं पर ध्यान देता है। इसीलिए जब हम पढ़ा रहे थे हिंदी का, हमने क्या बताया, लेव वैगोत्स्की ये मानता है कि भाषा का विकास जो होता है हमारे परिवेश से होता है, और सामाजिक सांस्कृतिक ये पहलू से इसका विकास होता है ना। तो सामाजिक सृजनवाद का जनक भी माना जाता है किनको, लेव वैगोत्स्की का, और बच्चे द्वारा ज्ञान का सृजन किया जाता है, ये कहते हैं लेव वैगोत्स्की। ठीक है। वैगोत्स्की के अनुसार किसी भी बच्चे का विकास सामाजिक परिस्थिति में ही संभव है। देख रहे हो ना, किसी बच्चे का विकास किसमें संभव होगा, सामाजिक परिस्थिति में। और बच्चों का जो संज्ञानात्मक विकास होगा वो सामूहिक प्रक्रिया द्वारा संभव हो पाता है, ग्रुप लर्निंग में, है ना। और बच्चे जो सामाजिक अंतःक्रिया करते हैं उससे सीखते हैं, ये भी वर्ड आता है कि बच्चे कैसे सीखते हैं, सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन से। इसीलिए वैगोत्स्की के अनुसार क्या है, विकास एक सतत प्रक्रिया है। और कुछ देर पहले क्या बताया थे, किसके अनुसार एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। हाँ, चलिए चलिए, याद आपको आ रहा है ना। जीन पियाजे के अनुसार जो विकास है एक डिसकंटिन्यूअस यानी सतत प्रक्रिया नहीं है। अच्छा, जबकि जो वैगोत्स्की वो कहता है एक सतत प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है, डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस। वहीं पे तुम लोग जिसका नोट से लिख लो कि पियाजे कहता है डेवलपमेंट इज ए डिसकंटिन्यूअस, है ना। पियाजे क्या कहता है, डिसकंटिन्यूअस। हाँ, विकास एक सामाजिक प्रक्रिया है जो सामाजिक अंतःक्रिया पर निर्भर करता है तथा सामाजिक अधिगम के फलस्वरूप संज्ञानात्मक विकास संभव है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्रू सोशल इंटरेक्शन, है ना। अब प्रोसेस ऑफ इंटरनलाइजेशन क्या होता है, आंतरिकरण की प्रक्रिया। वैगोत्स्की के 3 महत्वपूर्ण पहलू हैं, सोशल इंटरेक्शन, लैंग्वेज और कल्चर, जिसको SCL बोलते हैं, SCL, सोशल, लैंग्वेज, कल्चर। वैगोत्स्की का मानना है कि भाषा का विकास जो होता है सामाजिक अंतःक्रिया से होता है, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, याद हो गया बोलते बोलते। और भाषा व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा यंत्र है, और इसके द्वारा हम एक दूसरे के साथ बातचीत कर पाते हैं, ज्ञान का सृजन करते हैं। इससे लैंग्वेज इज ए टूल, है ना। और ये हमने पढ़ा था, ये ZPT, ये सब कोई बड़ी बात नहीं। एनी बॉडी हूँ नोज मोर इन पार्टिकुलर एरिया, इसको बोलते हैं। एम मोर नॉलेजेबल अदर्स। इसका फोल्डिंग क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान रखना है। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, ये भी क्वेश्चन आता है, ये ध्यान है, BBI है। ये क्या इंपॉर्टेंट टर्म ध्यान रखना है, लास्ट ही क्लास है, इंपॉर्टेंट टर्म ध्यान रखना है। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट में क्या होता है, ये संभावित विकास का क्षेत्र होता है ना। जैसे मान लो किसी को लगता है कि लड़का ये मतलब नेता बनेगा, ये मान लो हो सकता है कि ऑफिसर बनेगा, तो हम अनुमान लगाते हैं प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, संभावित विकास का क्षेत्र क्या क्या है। कोई क्रिकेटर बनेगा, क्या बनेगा, हम संभावना लगाते हैं। और दूसरा हमने क्या बताया, मोर नॉलेजेबल अदर्स, इसमें किसी पार्टिकुलर एरिया में एक्सपर्ट होता है। मान लो हम सोशोलॉजी मेरा सब्जेक्ट है, हो सकता है हम सोशोलॉजी में एक्सपर्ट हो, तो किसी खास सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है। और तीसरा टर्म है स्कैप फोल्डिंग, इसका मतलब होता है टेम्पोररी हेल्प। क्वेश्चन आता है इससे, किसी बच्चे की कोई मैथ बना रहा है और बीच में फंस गया, आप उसको जाके मदद करते हैं, तो फिर जाके वो मैथ बनाना शुरू कर देता है। ये आपने उसको टेम्पोररी क्या किया, हेल्प किया। इसी को बोलते हैं CDP की भाषा में स्केप फोल्डिंग। क्या बोलते हैं, स्केप फोल्डिंग, है ना। टेम्पोररी हेल्प यानी हिंट कर दिए बच्चे को, फिर मैथ आगे बढ़ाना शुरू कर दिया, फिर भूल गया, फिर हिंट कर दिए, इसी को बोलते हैं स्केप फोल्डिंग। ठीक है। तो जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट जो होता है इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट ए चाइल्ड कैन डू विथ और विदाउट सपोर्ट। यानी इससे पता चलता है कि वो अपने सपोर्ट से, मान लो बच्चे को साइकिल सिखाते हैं ना, बच्चे या स्कूटी सिखाते हैं लड़कियों को, तो हम शुरू में पकड़ते हैं बाइक, थोड़ा सा ऐसे करो ऐसे करो, तो ये क्या हो गया, एस्केप फोल्डिंग हो गया। साइकिल को पकड़ना, बालक को मदद मिलने पर सीखने का दायरा है ना, तो ये सब क्या हो गया, तो ये सब हो गया एस्केप फोल्डिंग हो गया। भाषा के 3 रूप होते हैं, सोशल स्पीच होता है 2 वर्ष से उम्र में दुनिया में बात करना। दूसरा प्राइवेट स्पीच होता है, जो हमने बताया था, बोल बोल कर खुद से बात करता है बच्चा। उसके बाद साइलेंट इनर स्पीच, जो हमने चर्चा भी किया था, है ना, मन मन बात करता है ना। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट हमने भी बात किया ही, किसी की मदद से बच्चे का संभावित विकास होता है ना, तब पता चलता है अच्छा तुम डॉक्टर बनोगे, तुम इंजीनियर बनोगे। मोर नॉलेजेबल अदर्स, वही सब बात है, कोई छोटा या कोई बड़ा द्वारा ज्ञान ग्रहण करना, है ना। और एस्केप फोल्डिंग, टेम्पोररी हेल्प, क्षणिक मदद, थोड़ा मदद करेंगे फिर छोड़ देंगे, फिर आगे उसको करेंगे तुम खुद करो,
यह तब तक जारी रहेगी जब तक हम खुद वो काम करने लगे, है ना। यह एक प्रक्रिया है। तो ये मतलब अब हम आगे, ये क्या है, असर्टिव लर्निंग है, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट होता है, ये सब क्वेश्चन आएगा। ये लर्निंग कल, अभी कल ही करेंगे, इसको खाली छोड़ देते हैं बोल के। फीड टूरिंग होता है, रिसिप्रोकल टीचिंग होता है। तो यहाँ तक हमने कर लिया। कल से करेंगे कोहलवर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 पेज है और हम इसको 2 दिन में कर देंगे, है ना। आज कर लिए 10-12 पेज, कितना किए आज। तो आज की क्लास को हम लोग यही समाप्त करते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12 स्टार्ट होगा ना। 14 पेज हम लोग आज कर लिए ना। इतना पीडीएफ था क्या इतना? अच्छा चलो, हमने ठीक सही किया, तुमने भेज दिया। तो आज की क्लास को हमने काफ़ी डिटेल में देखा और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लास रहा मेरे समझ से। और 2 घंटे में हमने आधा सिलेबस ख़त्म कर दिया 2 दिन में, और जो सिलेबस बचा हुआ ख़त्म कर देंगे उसको। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे रिकॉर्डिंग को स्टॉप करते हैं, फिर आगे हम थोड़ा आपस में बातचीत करेंगे, ठीक है। कैसा लगा क्लास? बहुत अच्छा लगा। चलिए, आप लोग भी सहयोग दे रहे हैं, अच्छी बात है। नहीं तो फिर अकेले थोड़ी हम बोलते रहेंगे। कल मिलते हैं इस टॉपिक में। एक